तो ये कहानी है आज से बहुत साल पहले की, जब किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तभी उसमें से एक बंदा पूछता है, हे किंग ऑफ पायरेट, तुमने अपना सारा जिंदगी का खजाना कहाँ छुपा के रखा है? तभी गोल्डी रॉजर बोलता है, अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तो उसे ढूंढ लो। और तभी से दुनिया भर के पायरेट्स उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उस खजाने का नाम होता है वन पीस। कहानी की शुरुआत में हम दो बंदे को देखते हैं जो एक बैरल को देखते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे भी उस बैरल को बाहर निकालते हैं तभी उनका एक बंदा बोलता है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है, जल्दी यहाँ से भागो। और जैसे ही सबको पता चलता है कि पायरेट्स ने शिप पर हमला कर दिया है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और तभी बहुत सारे कैनन से उस शिप पर अटैक हो जाता है। तभी हम उस एनिमी शिप पायरेट कैप्टन अलविदा को देखते हैं जो एक कोबी नाम के लड़के से पूछती है कि कोबी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आप ही हो अलविदा सामा, बहुत बढ़िया। और उसी हमले के दौरान वो बैरल घूमते हुए किचन में चला जाता है और इसके बाद अलविदा के सारे पायरेट रस्सी से लटकते हुए उस पैसेंजर शिप पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कोबी उस पैसेंजर शिप पर जाने में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। क्या रे कोबी, तू इस पैसेंजर शिप पर क्यों नहीं जा रहा है? तभी अलविदा कोबी के पिछवाड़े पर लात मार के उसे शिप पर भेज देती है। हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, पर अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो हम उसे खत्म कर देंगे। और ये सब बातें ये ऑरेंज बालों वाली लड़की सुन रही होती है और तभी वो रस्सी से लटक कर उस एनिमी शिप पर चली जाती है ताकि उसका सारा खजाना लूट सके। और वहीं किचन में कोबी उस बैरल को ढंगलाते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ 3 पायरेट्स आ जाते हैं। क्या रे कोबी, तू फिर से चुप गया? नहीं, मैं तो ये अल्कोहल का बैरल अलविदा सामा के पास लेके जा रहा हूँ। तू कहीं नहीं जा रहा है, और अगर तूने ये अलविदा सामा को बताया तो तू बहुत पछताएगा, समझा क्या? जी सर। तभी उसमें से एक बंदा उस बैरल को खोलने लगता है, लेकिन उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और उसका हाथ उस पायरेट को लग जाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके साथ ही पायरेट्स लूफी पर अटैक करते हैं, लेकिन लूफी उन्हें हरा देता है जिससे कि वो तीनों पायरेट डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लूफी को भूख लग रही होती है और वो किचन में एप्पल खाने चला जाता है। वैसे लूफी, तुम यहाँ पर कैसे आए? जरा सर, मैं एक तूफान में फंस गया था, इसलिए मैं इस बैरल में छुप गया था। वैसे कोबी, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? क्या तुम भी एक पायरेट हो? फिर कोबी बताता है कि जरा सर, मैं एक बोट में कहीं जा रहा था, तभी अलविदा पायरेट्स ने मुझे पकड़ लिया था और तब से मैं इन लोगों का गुलाम हूँ। अच्छा लूफी, वैसे तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना तो है किंग ऑफ पायरेट बनना। और कोबी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें किंग ऑफ पायरेट बनना है तो तुम्हें वो वन पीस नाम के खजाने को ढूंढना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है, मुझे पता है, लेकिन ये मेरा बचपन से सपना है और वो है किंग ऑफ पायरेट बनना। और ये सपना पूरा करते करते अगर मेरी जान भी चले जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। फिर लूफी वहाँ से जाने लगता है। फिर कोबी जमीन पर बैठकर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नेवी ज्वाइन कर पाऊंगा? क्योंकि मेरा बचपन से सपना है उन बुरे लोगों को पकड़ना। मैं पूरी जिंदगी अलविदा के कैद में नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ अलविदा आ जाती है और लूफी को देखती है। कोबी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आप ही हो अलविदा सामा। वैसे कोबी, ये मोटी औरत कौन है? और ये बात सुनते ही अलविदा लूफी पर अटैक कर देती है, लेकिन लूफी उसके चंगुल से बच जाता है और कोबी को लेकर ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ उसके पंतर लूफी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफी उन सबको एक एक करके हरा देता है। लेकिन तभी बहुत सारे पायरेट्स उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। तभी लूफी भागते भागते अपना हाथ लंबा कर लेता है। जरा सा दोस्तों, लूफी ने एक गम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया होता है जिससे कि उसका पूरा बॉडी रबर का बन चुका है। तभी लूफी अपने डेविल फ्रूट का पावर इस्तेमाल करके सभी पायरेट्स को एक एक करके हरा देता है। फिर वहाँ अलविदा आती है। क्या रे बच्चे, तूने डेविल फ्रूट खाया है? हाँ, मैंने गम फ्रूट खाया है। लूफी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी कोबी को लूफी की बात याद आती है कि कैसे उसने अपने सपनों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। और फिर कोबी जोर से अलविदा को सबके सामने मोटी मेंढक बोल देता है जिससे कि अलविदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कोबी पर अटैक कर देती है। लेकिन उसका अटैक लूफी अपने सर पर ले लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका पूरा बॉडी रबर का होता है। फिर लूफी अपना हाथ लंबा करके गम पिस्तल का यूज करके अलविदा को मारता है और अलविदा दूर फेंका जाती है और लूफी उसे हरा देता है। फिर लूफी कोबी के साथ एक बोट में नीचे आ जाता है और वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी वही होती है जो अलविदा पायरेट्स का सारा खजाना ली होती है। और फिर लूफी और कोबी अपने नए सफर पर निकल जाते हैं। लूफी कोबी से पूछता है, तुम जोरो को जानते हो क्या? कहीं तुम उस पायरेट हंटर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, उसी की। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है? अरे मैं जानता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपने टीम में ले लूँ। इसके बाद वो लोग अब नेवी बेस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पायरेट हंटर जोरो रहता है। फिर कोबी लूफी से बोलता है, क्या तुम सच में पायरेट हंटर जोरो को अपने टीम में लेने वाले हो? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो एक इंसान की शक्ल में एक राक्षस है। इसके बाद लूफी एक बंदे से पूछता है कि जोरो को कहाँ रखा गया है और ये बात सुनते ही सब उससे दूर भागने लगते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ जोरो को बांध कर रखा गया होता है और दोनों
अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी से बांध के रखा गया होता है। क्या मैं इसे जाके खोल दूं? तू पागल वागल है क्या? अगर तूने उसे खोला तो तुझे जान से मार देगा। जोरो उन दोनों को देखता है और बोलता है, ओए तुम दोनों जल्दी वहां से भाग जाओ। और तभी एक लड़की रस्सी से कूदकर जोरो के पास आ जाती है और उसे राइस बॉल खाने के लिए देती है। ओए लड़की भाग जा यहाँ से, मुझे भूख भूख नहीं लगा, भाग जा यहाँ से। और तभी 3 लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने पैरों से उस राइस बॉल को कुचल देते हैं। क्रिमिनल्स को खाना खिलाना यहाँ जुर्म है, तुझे मालूम नहीं है क्या ये बात? तू जानती नहीं मैं किसका बेटा हूँ? मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ। फिर वो अपने एक बंदे से बोलता है, ओए सुन मेरी बात, इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक दे। पर ये तो एक छोटी बच्ची है, तूने सुना नहीं मेरी बात? फिर उनका एक बंदा उस बच्ची को उठाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। फिर वहां लूफी जोरो के पास पहुंच जाता है। क्या तुम वो राइस बॉल मुझे दे सकते हो? अरे यार ये तो पूरा खराब हो चुका है, तुझे जितना बोला उतना कर। फिर जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है और ये देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो एक अच्छा बंदा है। इसके बाद लूफी वहां से चला जाता है और उस बच्ची को बताता है कि जोरो ने उसका राइस बॉल खा लिया है। और फिर वो बच्ची लूफी को बताती है कि अभी कुछ दिन पहले मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए उनके होटल पहुंच गया था और उस दिन जोरो भी वहीं था। और ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है। अबे ओ छोपरी, तो इन सबको परेशान क्यों कर रहा है? हाँ तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं, वो तुझे मार डालेंगे। और ये सब जोरो ने मुझे और मेरे मॉम डैड को बचाने के लिए किया था। अब इसके बाद हम जोरो को देखते हैं जो काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। और फिर वो अपना पास्ट याद करता है जहाँ पर जोरो है और एक नीलो बालों वाली लड़की, और दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह जोरो उस लड़की से हार जाता है और ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता। तभी लूफी वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें मैं अपने क्रू में शामिल करूंगा। अबे तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? और हाँ मुझे एक चीज याद आया, तुम तो तलवार से लड़ते हो ना, अगर मैं तुम्हारा तलवार वापस कर दूं तो क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन होगे? नहीं ज्वाइन होऊंगा, जा जो करना है कर ले। रुको मैं तुम्हारी तलवार लेकर आता हूँ, तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और तभी लूफी अपना हाथ लंबा करके दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है और ये देखकर जोरो हैरान हो जाता है, आखिर ये है कौन, इंसान है या रॉकेट? अब यहाँ पर हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं और यहाँ पर एक स्टैच्यू को रस्सी के हेल्प से उठाया जा रहा होता है। तभी उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाते हुए आता है और बोलता है, पापा मुझ पे एक बंदे ने हाथ उठाया। तू पिटने ही लायक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तूने उसे मार दिया होगा। नहीं पापा जी, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता था? फिर कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों से बोलता है कि जल्दी जाओ, जिसने भी इसका ये हालत किया है उसे मार गिराओ। और दूसरी तरफ हम लूफी को देखते हैं जो जोरो का तलवार ढूंढते ढूंढते बेस के छत के ऊपर पहुंच जाता है और उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, ये हवा में उड़ते हुए कैसे आ रहा है, ये क्या है? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है। माफ करना पाजी, गलती से हो गया। और ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे पकड़ो, मैं इसे मार दूंगा। और अब लूफी मॉर्गन के बेटे के सामने आता है, ओए जल्दी से यहाँ से चल, मुझे जोरो की तलवार ढूंढना है। और फिर उसे लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ को भी जोरो को खोल रहा होता है। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलने वाली होती है तभी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान लेते हैं। और इस तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते मारते उस कमरे में लेकर आ जाता है जहाँ जोरो की तलवार होती है और उससे पूछता है कि इसमें से जोरो की तलवार कौन सी है। और इस तरफ कैप्टन मॉर्गन भी जोरो के पास पहुंच जाता है। नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता। पायरेट्स गोली चलाने वाले होते हैं, तभी लूफी उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और पायरेट्स लूफी के ऊपर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन इससे लूफी को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो रबर का होता है। और लूफी जोरो के उसकी तलवार दे देता है और ये देखकर मॉर्गन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अच्छा तो ये है डेविल फ्रूट की पावर? हाँ। अब लूफी जोरो की रस्सियां खोलने लगता है और तभी ये पायरेट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अबे जल्दी खोल नहीं तो मार देंगे हमें ये। अब इसके बाद जोरो अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल में खड़ा हो जाता है। वाव जोरो कितना कूल है, कमाल कर देता तुसी। अगर तुम सब में से कोई हिला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। हे लूफी, तुम्हारा सपना किंग ऑफ पायरेट बनना है ना? मेरा भी एक सपना है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बनूं। तो चलो अपना सपना साथ में पूरा करते हैं। फिर लूफी जोरो को अपना सर नीचे करने को बोलता है और अपना पैर लंबा करके सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है। लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। फिर लूफी मॉर्गन के कुल्हाड़ी जैसे हाथ पर हमला कर देता है। तू मुझे मारेगा? तुझे मालूम नहीं है क्या मैं कौन हूँ? मैं इस नेवी का बॉस हूँ और मेरा नाम है एक्स हैंड कैप्टन मॉर्गन। अब इसके बाद मॉर्गन लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी उसके अटैक को डॉज कर देता है और सीधा उसके मुंह पर लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। और ये देखकर मॉर्गन के चेले एकदम हैरान रह जाते हैं, आखिर ये बच्चा है कौन जो हमारे कैप्टन को धो रहा है? और तभी मॉर्गन का बेटा कोबी के सर पर बंदूक तान लेता है। मेरे पापा जी को छोड़ दे वरना मैं तुम्हारे दोस्त को बंदूक से उड़ा दूंगा।
ही कोबी इतने आसानी से नहीं मरने वाला है साले, मैं मर भी जाऊं तो तुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। और जैसे ही लूफी अपना हाथ लंबा करके मॉर्गन के बेटे को मारने वाला होता है तभी मॉर्गन उसके पीछे आ जाता है, लेकिन तभी जोरो आके उसे हरा देता है और लूफी को बचा लेता है। और इससे मॉर्गन के सभी चेले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्गन ने उन्हें जबरदस्ती अपना बंदी बना के रखा होता है। अब इसके बाद वो लोग एक होटल में बैठकर जश्न मना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ नेवी ऑफिसर्स आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप सब पायरेट हो? हम जानते हैं कि आप सब लोगों ने इस जगह को मॉर्गन से बचाया है, हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम नेवी वाले हैं, हम पायरेट्स को अपने शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। अब लूफी और जोरो यहाँ से जाने लगते हैं। सर प्लीज मुझे भी नेवी में ज्वाइन कर लीजिए। बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं है नेवी कितना खतरनाक है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। खैर, तुमने अगर डिसाइड कर लिया तुम्हें नेवी में ही आना है तो आज से सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तुम रेडी हो जाओ। और ये सुन के कोबी समझ जाता है कि उसे नेवी में शामिल कर लिया गया है और फिर वो एक सल्यूट मारता है। और इधर दूसरी तरफ लूफी और जोरो अपने बोट के पास पहुंच जाते हैं और उनके जाने से पहले कोबी और नेवी सब लोग उन्हें सल्यूट मारते हैं। और फिर लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं किंग ऑफ पायरेट बन के रहूंगा। मैंने एक आदमी को प्रॉमिस किया है, मैं अपना एक खुद का क्रू बनाऊंगा और चाहे जो भी हो जाए मैं वन पीस खजाने को ढूंढ के रहूंगा। अब इसके बाद हम 3 पायरेट्स को देखते हैं जो एक खजाने से भरा एक डब्बा लिए होते हैं। जरा से ये लोग कैप्टन बग्गी के चेले होते हैं और इन्होंने कुछ खजाने लूटे हुए होते हैं ताकि वो कैप्टन बग्गी को इम्प्रेस कर सके। अब इनके पास एक बोट आती हुई दिखाई देती है जिसमें नामी होती है, वही ऑरेंज बालों वाली लड़की। तीनों अपनी बोट उसके पास लेकर जाते हैं। ये लड़की उड़ जा, आज मौसम कुछ ज्यादा ही तप रहा है ना, मैं लगभग बेहोशी हो गई थी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? इसके बाद आप जितना चाहे मेरा खजाना ले सकते हो। तीनों उस खजाने के पास आते हैं और जैसे ही वो खजाने का बॉक्स खोलते हैं उसमें से एक टेडी बाहर निकलता है और जैसे ही वो पीछे देखते हैं नामी उनके बोट पर होती है और उनका सारा खजाना लूट लेती है। और दूसरी तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं, तभी एक जोर की हवा चलती है और लूफी का स्ट्रॉ हैट हवा में उड़ जाता है। लूफी अपनी हैट को देखकर चिल्लाता है शैंक्स। और तभी हम लाल कलर के एक बालों वाले आदमी को देखते हैं जो लूफी को बोलता है ये हैट बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए लूफी। अब इसके बाद हम लूफी का पास्ट देखते हैं जहाँ लूफी और शैंक्स एक बार में बैठे होते हैं। शैंक्स मुझे भी अपने साथ अपने अगले मिशन पर लेके चलो ना प्लीज। और तभी एक पायरेट आता है और वो बार के गेट को लात मार के तोड़ देता है और बोलता है हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, हमें बस बहुत सारा शराब चाहिए। माफ करना, हमारे पास तो शराब खत्म हो गई है। ए बडी, हमें माफ करना, सारी शराब हमने खत्म कर दी और ये आखिरी बोतल है, इसे हमने अभी तक खोली नहीं है, अगर तुम चाहो तो ये बोतल ले सकते हो। और तभी वो पायरेट उस बोतल को एक मुक्का मार के अपने हाथों से तोड़ देता है। मेरे सिर पर 8 मिलियन बाउंटी है और एक बोतल से मेरा क्या होगा? और वो सारे ड्रिंक्स के बोतल को तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। सब के सब डरपोक है यहाँ पर। और ये सब देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सर लगी तो नहीं आपको? और तभी शांक्स हंसने लगता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स भी उसे देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लूफी गुस्से में बोलता है तुम सब खुद को पायरेट्स बोलते हो? हाँ, वो आदमी तुम लोग के मुंह पर बेइज्जती करके चला गया, गुस्सा मत हो लूफी। और गुस्से में लूफी पास में पड़ा एक फ्रूट खा लेता है। तुम क्या खा रहे हो लूफी? कहीं तुमने वो पास में पड़ा फ्रूट तो नहीं खा लिया? बाहर निकाल उसे, जो तुमने अभी खाया उसे गमगम फ्रूट बोलते हैं और वो एक डेविल फ्रूट है, अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लगता है इसका बॉडी रबर का बन गया है। अब अगले दिन लूफी उस आदमी के पास जाता है जिसने उस दिन सांग्स की बेइज्जती की थी और वो उसे सांग्स से माफी मांगने के लिए बोलता है। और तभी उस शहर का मेयर वहाँ पर पहुंच जाता है। सर मैं नहीं जानता इस बच्चे ने क्या किया है, पर इसने जो भी किया है प्लीज आप इसे छोड़ दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेयर आपको इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका पूरा का पूरा क्रू वहाँ पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो अब डरपोक लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ, और तभी उस पायरेट का एक बंदा शैंक्स के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी शैंक्स का एक क्रूमेट अपने बंदूक से उसे उड़ा देता है। तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब गिराई, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर कोई मेरे दोस्तों को परेशान करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी उस पायरेट्स के चेले शैंक्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी शैंक्स का क्रूमेट उसके सारे चेले को बंदूक से मार के गिरा देता है। और ये पायरेट देखता है कि उसके सारे क्रूमेट हार चुके हैं, तभी वो एक स्मोक बम फोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि उस बंदे ने लूफी को किडनैप कर लिया है। अरे ये कहाँ चला गया लूफी को लेकर, उसको जल्दी ढूंढो। और इस तरफ वो पायरेट लूफी को पानी में फेंक देता है और उसे पानी में तड़पता हुआ देख के वो जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी उसके पीछे अचानक से एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उस पायरेट को खा जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर लूफी को भी खाने वाला होता है, लेकिन तभी शैंक्स वहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। और शैंक्स को देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और लूफी रोने लगता है। अरे बच्चे तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हारा हाथ, उस मॉन्स्टर की वजह से शैंक्स का एक हाथ कट चुका होता है। अरे बच्चे ये तो एक छोटी सी कुर्बानी थी तुम्हारे लिए। अब अगले दिन शैंक्स और उसके सारे पायरेट वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शैंक्स के जाने से पहले लूफी कहता है एक दिन देखना मैं किंग ऑफ पायरेट बन के रहूंगा और उस वन पीस खजाने को ढूंढ के रहूंगा। अच्छा बच्चे तुम हमें सरपास करोगे? और शैंक्स लूफी के सर के ऊपर अपना टोपी रख देता है। ठीक है
बच्चे, आज से ये टोपी तुम्हारी है और तुम्हें इस टोपी का ख्याल रखना है। अलविदा लूफी। और लूफी ये सब सुनकर रोने लगता है और जाते वक्त शांक्स अपने मन में सोचता है, लूफी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम किंग ऑफ पायरेट जरूर बनोगे। और अब हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं और लूफी उस स्ट्रॉ हैट को वापस पहन लेता है और यहाँ जोरो को भूख लग रही होती है। तभी लूफी अपना हाथ एक्सटेंड करके एक चिड़िया के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वो पक्षी काफी बड़ी होती है और लूफी उसके चोंच में फंस जाता है। अरे लूफी तू पागल वागल है क्या? तुझे मालूम नहीं है क्या ये पक्षी कितनी बड़ी है? अब मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। फिर जोरो अपनी नाव बहुत तेजी से चलाने लगता है लूफी को बचाने के लिए। तभी समुद्र में वो तीनों पायरेट होते हैं जिन्हें नामी ने अकेला मरने के लिए छोड़ दिया होता है और जोरो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अपने नाव पर चढ़ने देता है। लेकिन फिर वो तीनों पायरेट जोरो को अपनी तलवार दिखाने लगते हैं। अब ये पायरेट हमारी हुई, हम बग्गी के आदमी हैं। क्या कहा तूने? फिर से बोलियो। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये पायरेट हंटर जोरो है, अरे बड़े भैया आप हमें माफ करना, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। हाँ ठीक है, पर ये कैप्टन बग्गी कौन है? अरे सर आपको कैप्टन बग्गी के बारे में नहीं पता, उनके पास डेविल फ्रूट की ताकत है और वो बहुत खतरनाक है। और फिर हम नामी को देखते हैं जो एक मैप लेकर भाग रही होती है और कुछ पायरेट उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम कैप्टन बग्गी को देखते हैं जो देखता है कि लूफी किसी पंछी के चोंच के अंदर फंसा है। कैप्टन बग्गी क्या हम इसे उड़ा दें? हाँ जितना जल्दी हो सके इसे नीचे गिरा दो। और कैप्टन बग्गी के ऑर्डर पर लूफी के ऊपर तोप से फायर कर दिया जाता है जिससे कि लूफी नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो रबर का बना होता है। फिर लूफी अपने सामने नामी को देखता है। अरे बॉस आप आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तू कौन है और मुझे बॉस क्यों बोल रही है? जरा सर ये एक नामी की चाल होती है ताकि वो इन पायरेट से बच सके और इस मौके का फायदा उठा के नामी वहाँ से भाग जाती है। अच्छा तू है इसका बॉस, अब तू गया बेटा। अरे यार कुछ खाने को है क्या? और तभी एक बंदा लूफी के सर पर एक पंच मारता है जिससे कि लूफी की हैट हवा में उड़ जाती है और इससे लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। अगर तुम लोगों ने मेरे हैट को दोबारा टच किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर लूफी अपना हाथ लंबा करके गमागम पिस्टल का यूज करके उन सभी पायरेट्स को हरा देता है और ये सब नामी एक छत के ऊपर से देख रही होती है। क्या बात है, तुमने तो इन्हें एक ही बार में हरा दिया। मेरा नाम नामी है, क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो? नहीं, तेरे जैसे फालतू लड़की की मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है यार। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। क्या सच में? फिर यहाँ हम कैप्टन बग्गी के अड्डे पे देखते हैं और इनका एक बंदा इसे बताता है कि इनका एक मैप एक लड़की चुरा के भाग गई है। तभी कैप्टन बग्गी का एक बंदा गलती से उसकी नाक का मजाक उड़ा देता है क्योंकि उसका नाक एकदम गोल मोटोल और किसी जोकर जैसा है। क्या कहा तूने? फिर से कहियो जरा। भाई साहब आज तो ये नहीं बचेगा। और तभी कैप्टन बग्गी उसे बिना हाथ लगाए उसे हवा में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। माफ करना कैप्टन बग्गी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर कैप्टन बग्गी उसे माफ कर देता है। और यहाँ नामी लूफी को एक बर्गर खिला रही होती है और उसे बताती है कि उसके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है जहाँ पर वो वन पीस खजाने को छुपा के रखा गया है। क्या बात है, तुम्हें नक्शा देखने आता है? हाँ मुझे आता है, मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। क्या बात है, हमें एक और क्रू मेंबर मिल गया। मैं तो तुम्हें अपनी टीम में लूंगा। फिर नामी खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पे वो लोग नामी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसने कैप्टन बग्गी का ग्रैंड लाइन का मैप चुराया होता है। फिर नामी अपना दिमाग लगाती है। ठीक है मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ कैसी शर्त? फिर नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। जरा सर मैं तुम्हें कुछ पायरेट से मिलवाना चाहती हूँ। और यहाँ अपना लूफी एकदम भला मानुस होता है और आसानी से नामी के बात में आ जाता है। और यहाँ पर कैप्टन बग्गी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जल्दी से उसे मेरे सामने लेके आओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी नामी लूफी को लेके वहाँ आ जाती है और नामी कैप्टन बग्गी का मैप लौटा देती है और बोलती है कि लूफी ने इस मैप को चुराया था। और ये देखकर बग्गी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या मैं आपका क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, आज से तुम मेरे क्रू में हो। यस, इन्हें बुद्धू बनाना कितना आसान होता है। इसके बाद मैं इनका सारा सामान लूट लूंगी। और फिर लूफी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और यहाँ ये सभी लोग नामी के आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। और फिर कैप्टन बग्गी बोलता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा स्पेशल बग्गी बॉल लाया जाए। और तभी इसका एक बंदा बग्गी बॉल को लेकर आता है। नामी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बग्गी बॉल है क्या। और तभी इस बग्गी बॉल को एक तोप के अंदर भरा जाता है और जैसे ये तोप को चलाया जाता है तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे टाउन में सभी के सभी घर तबाह हो जाते हैं। जोरो भी इस धमाके को नोटिस करता है। बहुत बढ़िया, अब मैं इस बग्गी बॉल से और मेरे डेविल फ्रूट के ताकत से ग्रैंड लाइन को कनक्योर करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं करूंगा। अरे सर ये थोड़ा नादान है, इसके बस की कुछ भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें अपना वफादारी साबित करनी है तो इस लूफी को मेरे बग्गी बॉल से उड़ा दो। और बग्गी जबरदस्ती नामी को माचिस पकड़ा देता है और उसके सारे पायरेट उसे चेहर अप करने लगते हैं। लगा दो, फूंक दो, ये बचना नहीं चाहिए, चक दे फट्टे, ओए कुड़िया जल्दी कर। लेकिन नामी ये सब करने को रेडी नहीं होती है। तभी बग्गी का एक क्लाउन नामी के हाथ से माचिस लेकर उस तोप में आग लगा देता है और नामी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और अपने जेब से एक डंडा निकालकर उस क्लाउन को घायल कर देती है। नामी ये तूने क्या किया? प्लीज मुझे माफ करना। और यहाँ लूफी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक तोप चलने वाला होता है। अरे यार कोई पानी लेकर आओ, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी नामी उस तोप की रस्सी को अपने हाथों से पकड़कर उसे बुझा देती है, पर इससे नामी का हाथ जल जाता है
और वो बहुत जोर से चिल्लाती है और ये देखकर लूफी हैरान हो जाता है कि नामी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। दर्द हो रहा है। और तभी बग्गी के पायरेट्स नामी पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जोरो आ जाता है और नामी को बचा लेता है। सारे मिलकर एक लड़की पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम सब कैसे मर्द हो? हे ऑरेंज बाली वाली लड़की, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और सभी पायरेट्स जोरो को देखकर डर जाते हैं। फिर जोरो अपने मुंह में और हाथ में तलवार ले लेता है। मेरे आगे तुम्हारा ये 3 स्टाइल काम नहीं करने वाला। और तभी जोरो कैप्टन बग्गी का एक हाथ और एक पैर काट देता है और कैप्टन बग्गी के सारे चेले हंस रहे होते हैं क्योंकि जोरो के पेट के अंदर किसी ने तलवार घुसा दी होती है। और जैसे ही जोरो पीछे मुड़ के देखता है, एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा होता है। वो हाथ कैप्टन बग्गी के पास चला जाता है और जुड़ जाता है। भाई साहब, क्या एबिलिटी है इसकी? मेरे पास चॉप चॉप डेविल फ्रूट का ताकत है। साले बड़ी नाक वाले, चीटिंग की है तूने उस पर पीछे से हमला किया है। अरे लूफी बेवकूफ, उसके नाक के बारे में क्यों बोल रहा है तू? मरेगा तू। फिर बग्गी तलवार से लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी उसके तलवार को अपने मुंह से रोक लेता है। जोरो यहाँ से भाग जाओ। और जोरो कैप्टन बग्गी से लड़ना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते वो पीछे चला जाता है उस तोप के पास। ओए डरपोक, भागता कहाँ है? आके मेरा सामना कर। जोरो उस तोप के पास जाता है और अपने हाथों से उठाकर उस तोप को कैप्टन बग्गी के सामने रख देता है और नामी उस तोप पर आग लगा देती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कैप्टन बग्गी मारा जाता है। जोरो लूफी को लेकर जाने लगता है। लूफी, ये लड़की कौन है? ये एक नेविगेटर है और ये हमें रास्ता दिखाएगी ग्रैंड लाइन तक का। और जोरो का बहुत सारा खून बह रहा होता है और तभी हम कैप्टन बग्गी को देखते हैं जो मरा नहीं होता है। इन्हें क्या लगा मैं अपने तोप से मारा जाऊंगा? हाँ मोजी, क्या तुम यहीं पर हो? हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जोरो का सर आपके लिए लेकर आऊँ? हाँ, ये बहुत ही अच्छा होगा, जाओ लेकर आओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को ले जा रहा होता है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे का चाबी उसके पास ही है और जैसे ही वो उसे बाहर निकालती है, एक डॉगी उस चाबी को खा जाता है और ये देख के लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले तेरी वजह से मैं फंस गया, वापस दे उसे। तभी वहाँ उस टाउन का मेयर आ जाता है और बोलता है, चोचो को परेशान मत करो। मेयर देखता है कि जोरो बहुत ज्यादा जख्मी है। फिर वो उसका पट्टी वट्टी करता है और उसे सुला देता है। फिर मेयर लूफी और नामी से मिलता है। फिर वो उन्हें बताता है कि इस कुत्ते का नाम चोचू है और ये जो तुम्हारे पीछे दुकान है, ये उसका 24 घंटा रक्षा करता है, पर ये दुकान का मालिक मर चुका है और ये कुत्ता आज तक उसका इंतजार में यहाँ बैठा हुआ है। और ये सुन के लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी वहाँ पर मोजी पहुंच जाता है। अरे ये तो मोजी है, बीच टिमर मोजी, भागो। और तभी लूफी के सर के ऊपर बहुत बड़ी परछाई आ जाती है। मेरा नाम है मोजी और मैं कैप्टन बग्गी की टीम का मेंबर हूँ। और ये मोजी एक शेर के ऊपर बैठा होता है। मुझे बस ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसका सिर काटना चाहता हूँ। लेकिन लूफी बताने से मना कर देता है कि जोरो कहाँ पर है। और तभी मोजी का लायन लूफी के ऊपर हमला कर देता है। चोचो मोजी से बुरी तरह पिट रहा होता है। चोचो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके हर काम में उसका मदद करता था, चाहे वो गाड़ी खींचने में हो, खाना बनाने में हो, हर चीज में अपने मालिक के साथ देता था और अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए मरते दम तक वो अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने के लिए डटा रहता था। चोचो खून में लथपथ होता है और मोजी चोचो के मालिक का दुकान जला के वहाँ से चला जाता है। मोजी जोरो को पूरे शहर में ढूंढने लगता है। तभी लूफी उसके सामने आ जाता है। मोजी लूफी पर हमला करता है, पर लूफी अपने हाथों को जलेबी की तरह घुमाकर उस शेर को मुंह को पकड़ लेता है और उस शेर को भी घुमाकर उसे पटक देता है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते का घर और उसका मेमोरीज वापस नहीं आएगा और अभी मैं तुम्हें पिछवाड़े पर लात मारने वाला हूँ कि तुमने बहुत गलत किया। और उसे जमीन पर पटक देता है। और यहाँ चोचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके मालिक का आखिरी निशानी जा चुकी होती है। नामी चोचो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर वो भी एक पायरेट था और तुम भी एक पायरेट हो। उस कुत्ते का सब कुछ चला गया, काश वो मुझे तुम्हें खा जाता। तुम पायरेट्स में बिल्कुल भी दया नहीं होती है। और लूफी चोचो को पेट फूड देता है उसके मालिक की आखिरी निशानी पर। माफ करना दोस्त, बस मैं इतना ही बचा पाया। और चोचो उस पेट फूड को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड लक दोस्त, तुम्हारा सफर बहुत बढ़िया रहे। नामी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि लूफी एक अच्छा बंदा है, भाई इतना बुरा भी नहीं है वो बाकी पायरेट्स की तरह। और इस तरफ मोजी कैप्टन बग्गी के पास आ जाता है। माफ करना, मैं उसे हरा नहीं पाया। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, तू एक बच्चे से पिट गया। हाँ, बग्गी बॉल्स को तैयार किया जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्पेशल बग्गी बॉल का यूज करके चारों तरफ तबाही मच जाती है और ये तीनों भी इस धमाके को नोटिस करते हैं। अरे शिट, उस घर में तो जोरो सो रहा था, लगता है जोरो इस धमाके से नहीं बचा होगा। तभी हम देखते हैं कि जोरो जिंदा होता है। अरे जोरो, तुम जिंदा हो, शुक्र है। 40 साल लगे मुझे इस टाउन को बनाने में, किसी ऐरे गहरे को मैं इसे तबाह नहीं करने दूंगा। अब वो कैप्टन बग्गी नहीं बचेगा। अरे रुक जाओ, तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो मेयर किसी की बात नहीं मानता और बग्गी को मारने चला जाता है। अरे नामी यार, कुछ नहीं होगा उसे, तुम चिंता मत करो। लूफी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और यहाँ इस तरफ कैप्टन बग्गी की सेकंड बग्गी बॉल तैयार हो चुकी है। तभी मेयर वहाँ पर पहुंच जाता है। बग्गी द जोकर,
बाहर आ, हिम्मत है तो मुझसे लड़। लगता है ये बुढ़ा सटिया गया है। फिर बगी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और बगी बॉल को चलाने का आदेश देता है और तभी लूफी आके मेयर को बचा लेता है। और अब मैं तेरे पिछवाड़े पर एक लात मारूंगा जैसा कि मैंने वादा किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे बताता हूँ। मेयर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लूफी मेयर के सर पर एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। साले ये क्या कर दिया तूने? हमारी टीम का था ये। अरे यार नामी, मैंने ये सब इनके भलाई के लिए किया है। हाँ लूफी, अच्छा किया तूने। वैसे भी ये कैप्टन बगी से भिड़ता तो मारा जाता। पर साले इसके सर पर कौन मारता है? कहीं और मार देता। हाँ माफ करना। हे बड़ी नाक वाले कैप्टन बगी। कैप्टन बगी ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लूफी पागल है तू, मारा जाएगा साले। कैप्टन बगी अपने स्पेशल बगी बॉल को तैयार करता है। तो ये भड़क चुका है। हाँ तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे देखता हूँ। कैप्टन बगी अपने स्पेशल वेपन से अटैक करता है पर तभी लूफी अपना पेट को गुब्बारे जैसा फुला लेता है और बगी के स्पेशल बॉल को उसी की तरफ फेंक देता है। पीछे नामी ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तू पागल वागल है क्या बे लूफी? लगता है इस अटैक से इसका सारा क्रू उड़ चुका है और कैप्टन बगी भी। और हम देखते हैं कि कैप्टन बगी अभी मरा नहीं है। वो अपने 2 पायरेट को शील्ड की तरह यूज करके बच जाता है और मोजी भी जिंदा होता है। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ? हे कैप्टन बगी, यही है बंदा, इससे बच के रहना। ये बहुत खतरनाक है, ये रबर का बना है, इसके पास भी डेविल फ्रूट की पावर है। और तभी काबाजी नाम कर एक और विलन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे मोजी को लायन को पकड़ा होता है। तूने ये क्या हालत कर दी मेरे शेर की? अरे मैंने इसे बस शील्ड की तरह यूज किया, माफ करना मुझे। मोजी का शेर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और गुस्से में वो काबाजी के ऊपर हमला कर देता है और काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मारता है और मोजी दीवार में भिड़ कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास जाता है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, तो अपना एक्रोबेट डांस दिखाओ इन सबको। और तभी काबाजी अपना साइकिल निकालता है और हाथ में एक तलवार लेकर लूफी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही ये लूफी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर जोरो सामने आ जाता है। तो तुम तलवार से लड़ते हो? हाँ आओ मुझसे लड़ो। काफी खुशकिस्मत हूँ मैं जो तुमसे लड़ने का मौका मिला मुझे। रोरो नोआ जोरो। काबाजी की नजर जोरो के घाव पर पड़ती है। तुम तो जख्मी हो, तुम कैसे लड़ोगे मुझसे? मैं जख्मी होने के बावजूद भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी काबाजी अपने मुंह से आग निकालता है और जोरो के घाव पर जानबूझकर हमला करता है। ये तो चीटिंग है, ये तो जोरो के घाव पर हमला कर रहा है। चीटिंग करते हो? हाँ कोई बात नहीं। काबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है। अबे लूफी तू खड़ा क्यों है? जा वहाँ पर जाके उसकी हेल्प कर। काबाजी एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जोरो पे। तभी जोरो खड़ा हो जाता है और काबाजी जोरो के पेट में तलवार घुसा देता है। जोरो! और काबाजी उसी जगह पर तलवार घुसाता है जहाँ पर जोरो को चोट लगी होती है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। क्या बात है जोरो, तुम बहुत कूल लग रहे हो। अगर मैं तेरे जैसे मामूली इंसान से हार गया तो मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज कैसे बनूंगा? मैं तुझे हरा के ही रहूंगा। फिर जोरो अपना एक तलवार अपने मुंह में रखता है और 2 तलवार अपने हाथ में, अपना 3 स्टाइल यूज करने के लिए। पर नामी को इनके फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो कैप्टन बगी के खजाने को ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर चली जाती है और तभी काबाजी एक खतरनाक टेक्निक यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाजे टॉप्स, और बहुत सारे लट्टू को जोरो की ओर फेंक देता है। लेकिन जोरो अपनी तलवार से सारे लट्टू को काट देता है। तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी का तलवार लेकर आ रहा है उस पे हमला करने के लिए। चीटिंग पे उतर चुके हो तुम लोग, हाँ? और तभी लूफी कैप्टन बगी के हाथ पर पैर रख देता है। जोरो के फाइट से दूर रहो, समझे? और यहाँ पे नामी को कैप्टन बगी के खजाने से ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है और यहाँ पर काबाजी जोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट पर, फिर भी तुम मुझसे फाइट कर रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब सच निकला। काबाजी आखिरी बार जोरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी जोरो अपना स्पेशल अटैक ओनिगिरी का यूज करता है और ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जोरो काबाजी का सीना चीर देता है और उसे हरा देता है और जोरो उसे हराने के बाद वहीं पर सो जाता है। और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। अब मैं तुझे खत्म करने के बाद ग्रैंड लाइन जाऊंगा। हाँ मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, पायरेट्स का राजा जो बनना है मुझे। तेरी ये बातें और तेरी ये टोपी मुझे वही लाल बालों की याद दिलाती है। क्या लाल बालों वाली? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा। बगी अपने हाथों में बहुत सारे चाकू को भर लेता है, अपने हाथों को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है किसी चक्री की तरह घुमाकर। लूफी अपना हाथ बड़ा कर उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपना हाथ लंबा करके जैसे ही गमगम पिस्तल का यूज करके बगी पर हमला करता है। तभी कैप्टन बगी अपने गर्दन को ही अलग कर लेता है और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ आगे बढ़ता है और लूफी उसको डॉज करता है, लेकिन उसका हेड थोड़ा सा फट जाता है। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हेड को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी फिर से लूफी पर हमला कर देता है और टोपी में 3 छेद कर देता है और तभी लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है और उसने ये टोपी बहुत भरोसा करके उसे दी होती है।
है और उसके लिए ये टोपी बहुत ज्यादा कीमती है। अरे क्या टोपी है ये तेरी, मिस्त्रियों वाली? मुझे ये टोपी उसकी याद दिलाती है। तुम जानते भी हो ये टोपी किसकी है? ये शैंक्स की है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। बगी उस टोपी को नीचे पटक देता है। अच्छा, तुम वही शैंक्स की बात कर रहे हो ना? मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट्स बनने की। हम बहुत साल पहले एक ही साथ काम करते थे। फिर बग्गी लूफी की टोपी को कुचल देता है। शैंक्स एक महान आदमी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बता मुझे कि शैंक्स कहाँ पर है, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे गाली देता रहूंगा। इसके बाद हम शैंक्स और बगी का पास्ट देखते हैं, जहाँ शैंक्स और बगी आपस में लड़ रहे होते हैं। हम जाएंगे नॉर्थ पोल में, नहीं मैं जाऊंगा साउथ पोल में। और तभी पीछे से कैप्टन आके उन दोनों के सिर पर एक मुक्का मारता है। किसे फर्क पड़ता है तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो? चलेगी तो मेरी ही ना। ये सब लोग सुनो, लड़ाई का समय हो चुका है, सब लोग तैयार हो जाओ। और तभी एनिमी शिप पर कैनन से फायर करके हमला कर देते हैं और हमारे शिप और एनिमी शिप के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और तभी लड़ाई करते वक्त बगी को एक एनिमी के पॉकेट के अंदर एक मैप मिलती है। ये एक ट्रेजर मैप होती है। क्या बात है, लगता है ये खजाने का मैप है। अब मुझे पता चल गया है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। और तभी रात हो जाती है। हे दोस्त, तुम्हें मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है? अरे हाँ यार, मुझे अपने एक क्रू बनाना है और पूरे दुनिया घूमनी है। क्या बात है, अच्छा तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है? हाँ मैंने सुना है, उसे जो भी खाता है उसके अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ति आ जाती है। पर जो भी उस डेविल फ्रूट को खाता है वो टैरने की शक्ति खो देता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच तो सकता हूँ। और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है सभी के सामने। अबे ये क्या किया इसने तो डेविल फ्रूट खा ली। हे बगी, तुम्हें अपने अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। लगता है ये एक नॉर्मल फ्रूट है, कोई डेविल फ्रूट नहीं है। मुझे तो पहले से पता था ये डेविल फ्रूट कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बगी ने असली फल को छुपा के रखा था और उसने सभी के सामने नकली फल खाया था। और वो इस डेविल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में बेचेगा और अपना एक खुद का क्रू बनाएगा और उस ट्रेजर मैप की मदद से उस खजाने को ढूंढेगा। और तभी शैंक्स पीछे से आ जाता है। वो हड़बड़ी में उस डेविल फ्रूट को खा जाता है। हे बग्गी, की हालचाल? अरे तेरी हालचाल की ऐसी की तैसी, तेरी वजह से मैंने ये डेविल फ्रूट खा लिया है। और वो ट्रेजर मैप समुद्र के अंदर गिर जाता है और बग्गी उस मैप को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। और जैसे ही वो पानी के अंदर कूदता है वो नोटिस करता है कि उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है और डेविल फ्रूट ने अपना असर शुरू कर दिया होता है और वो अपना स्विम करने का एबिलिटी भी खो देता है। हे बग्गी, तुम तैर क्यों नहीं रहे हो? तुम तो एक अच्छे स्विमर हो ना। और शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बग्गी, और समुद्र के अंदर कूद जाता है बग्गी की जान बचाने के लिए। और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हाँ तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई है? हाँ उसने बचाई है, पर मैं अब 10 साल लेट हो चुका हूँ। पानी में ही ना सही, पर मैं जमीन पर खजाना तो ढूंढ ही सकता हूँ। हे ऑरेंज बाले लड़की, मेरा खजाना वापस दे दे। कैप्टन बगी अपना आधे बॉडी से ही नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि लूफी ने बग्गी के दोनों टांगों के बीच लात मार दी होती है और उसे रोक दिया होता है। और यहाँ पे गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि मेयर को वापस आए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग खुद टाउन में जाकर मेयर को वापस लेकर आएंगे। और यहाँ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है क्योंकि नामी ने उसका सारा ट्रेजर चुरा लिया होता है। फिर वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है। उसकी बॉडी छोटे छोटे पार्टों में बट जाती है और लूफी कैप्टन बगी के पैरों में गुदगुदी करने लगता है और आखिर में उसके पैरों पर एक जोरदार हमला करता है और कैप्टन बगी का आधा शरीर रोने लग जाता है। पर कैप्टन बगी अपने हाथों से अपना खजाना पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे खजाने को, अब तू मरेगी बच्ची। और तभी लूफी आकर कैप्टन बगी के अटैक को फेल कर देता है और कैप्टन बगी का सारा खजाना उस थैली के फटने की वजह से नीचे गिर जाता है। ए लूफी, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। और लूफी अपना गम बाजूका का यूज करके कैप्टन बगी को हवा में उछाल देता है और कैप्टन बगी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लूफी अपने हैट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका हैट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लूफी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हैट ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। क्या सच में तुम इसे ठीक कर दोगी? हाँ तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम ये वाला बैग पकड़ो। और नामी आधा खजाना लूफी को दे देती है और ग्रैंड लाइन का मैप भी उसे दे देती है। ये लो लूफी, इसे तुम रखो। क्या बात है ये। फिर लूफी जोरो के पास जाके उसे थप्पड़ मार के उसे जगाता है। क्या बे जोरो, कितना सोएगा, जल्दी से उठ जा। ये देख, हमें एक नई नेविगेटर मिली है, अब से ये हमारे साथ हमारे टीम में रहेगी। हाँ यार लूफी, मेरा बहुत ज्यादा खून बह चुका है, मैं चल नहीं सकता। और मेयर को ढूंढते ढूंढते गांव वाले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। ओए बच्चे, हमारा मेयर कहाँ पर है? और तभी ये गांव वाले देखते हैं कि मेयर जमीन पर बेहोश है और तभी ये गांव वाले को मेयर मिल जाता है पर उसका हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। मेयर, आपकी हालत किसने की? माफ करना यार, इनकी हालत मैंने की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये सब तूने किया? अब नहीं बचेगा तू। अबे लूफी, ये क्या बोल रहा है तू? अरे भाई साहब, ये हमने इनकी जान बचाने के लिए किया है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग पायरेट्स हो? नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। हाँ हम पायरेट्स है, तो कोई तकलीफ है क्या इसमें? तुम पायरेट्स हो, तुमने हमारे मेयर को हमला किया, अब तुम नहीं बचने वाले हो। और ये सब सुन के जोरो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अरे यार लूफी, तू भी कमाल करता है यार।
यार। लूफी इतना ज्यादा सच बोलने की क्या जरूरत है तुझे? तू मरवाएगा किसी दिन हमें। और लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर भागने लगता है और सारे गांव वाले भी इन दोनों के पीछे भागने शुरू कर देते हैं। गांव वाले से बचने के लिए ये सभी लोग एक गली के अंदर से भागते हैं और तभी चोचो वहां पर आ जाता है और इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उन गांव वाले को रोक देता है। ओए डोगी, यहाँ से हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, वो लोग ने हमारे मेयर को परेशान किया है, हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें आगे नहीं जाने देता और लगातार उन पर भोंकता रहता है और लूफी जाते जाते चोचो को थैंक यू बोलता है। चोचो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों पायरेट्स वहां पर पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स वहां पर आ जाते हैं जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाया था। ए लड़की, ये खजाना चुपचाप हमें दे दे। और ये कौन है? हाँ, उठ जा, मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा है तू? हाँ। जोरो गुस्से में उस बंदे को एक डेथ स्टेयर देता है। हाँ, कौन है? और जैसे ये तीनों देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। अरे बड़े भैया, आप मुझे माफ करना, मेरी जुबान फिसल गई। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गांव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे इन्हें मार के भाग गए थे। और मेयर ये सब सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तूने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें तो मैं बताता हूँ। और मेयर भागते भागते इन तीनों के पास पहुंच जाता है, पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर जाते जाते लूफी पीछे देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा है। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दद्दू, अपना ख्याल रखना, जरा अपने पीछे देखना। और मेयर पीछे देखता है कि लूफी ने बहुत सारा खजाना छोड़ दिया होता है और नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने 5 मिलियन का खजाना उस मेयर को फ्री में दे दिया होता है। अबे लूफी, तू पागल है क्या? अरे नामी, उनका पूरा टाउन टूट गया है, उसे बनाने के लिए 5 मिलियन तो लगेंगे ही ना। और गुस्से में नामी लूफी का सर पानी में डुबाने लगती है। तू मर साले, तू किसी काम का नहीं है। अरे नामी, मुझे बाहर निकाल, मुझे तैरना नहीं आता। लगता है इस सफर में मजा आने वाला है। अब अगली सुबह हम एक विलेज को देखते हैं और एक आदमी भागते भागते चिल्लाता है, पायरेट ने हम पे हमला कर दिया है, अपनी जान बचा के जल्दी यहाँ से भागो। और इस बंदे का नाम होता है कैप्टन उसोप। और यहाँ हम लूफी को देखते हैं और नामी इन लोगों को बता रही होती है कि जहाँ हम जा रहे हैं ग्रैंड लाइन, वो बहुत ही खतरनाक जगह है और वहाँ जाने से पहले हमें बहुत सारे खाने और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पास में एक गाँव है, हम वहाँ जाकर हथियार ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, हम वहाँ पर जाएंगे और बहुत सारे मीट भी इकट्ठा कर लेंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। और इस तरफ उसोप बोलता है, पायरेट आ रहे हैं, अपनी जान बचा के भागो। और तभी वो अचानक से हंसने लग जाता है। हा 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 हा, कैसा लगा मेरा मजाक? और तभी उसोप के ऊपर कोई बर्तन से हमला कर देता है और हमेशा की तरह सभी गांव वाले उसके पीछे पड़ चुके होते हैं। साले झूठे, यहाँ से भाग जा तू, वरना पिट जाएगा तू। आ गए ये लोग, आओ पकड़ने की कोशिश करो मुझे। और सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, पर हर बार की तरह उसोप छुपने में कामयाब हो जाता है और गाँव वाले इसे नहीं ढूंढ पाते। उसोप एक पेड़ के ऊपर सो रहा होता है, तभी इसके 2 चेले वहाँ पर आ जाते हैं, पेपर और कैरेट। और इसका तीसरा चेला ओनियन भागते हुए आ रहा होता है। बॉस, एक बुरी खबर है, पायरेट ने हम पर हमला कर दिया है। क्या सच में? हाँ, वो कैप्टन बगी के पायरेट हैं, मैंने उनके झंडे पर कैप्टन बगी का लोगो देखा था। ओह मैन, शिट। और इस तरफ जोरो, लूफी और नामी इस आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं और तभी जोरो अपना तलवार निकाल लेता है। लूफी बच के रहो, हमारे आसपास कुछ लोग हैं। और तभी लूफी के पैरों पर कोई हमला कर देता है और तभी सामने उस सब के बहुत सारे झंडे दिखाई देते हैं। वाह, ये कितना कूल है यार, मुझे भी एक ऐसा चाहिए। मैं हूँ कैप्टन उसोप और मैं इस विलेज का लीडर हूँ और अगर तुम्हें इस विलेज में रहना है तो तुम्हें मेरे सामने अपना सिर झुकाना होगा। मेरे पास कुल 80 मिलियन सोल्जर्स हैं, तुम नहीं बच सकते। ही। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ओह शिट, इस लड़की ने तो मेरा झूठ पकड़ लिया, ये तो बहुत तेज है। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास बस 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये तीनों बच्चे नामी के डर से यहाँ से भाग जाते हैं और उसप नामी और जोरो को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका होता है। भाई, मैं तुम लोग से कैसे जीतूंगा, तुम लोग तो दिखने में इतने डरावने हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और लूफी और जोरो जोर जोर से हंसने लगते हैं और लूफी उसोप को पहचान लेता है। एक सेकंड, तुम तो योसोप के बेटे हो ना? और उसोप पहाड़ से नीचे गिर जाता है। आप मेरे फादर को कैसे जानते हो? अब इसके बाद वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए और लूफी उसोप को बताता है कि इसके फादर शैंक्स के एक क्रू मेंबर थे और एक बहुत अच्छे शार्प शूटर भी थे। हे दोस्त, तुम्हारा चेहरा है बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसा लगता है। अब इसके बाद हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ लूफी उसोप के फादर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहता था उनकी शार्प शूटर की स्किल की वजह से। वाह, आप ये सब कैसे करते हो? हे बच्चे, ये कोई आसान काम नहीं है और मेरा भी एक बच्चा है तुम्हारे उम्र का। उसोप, तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक शिप दे सकते हैं? जरा सर, हमें ग्रैंड लाइन जाना है और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा शिप चाहिए। हाँ, मैंने सुना है यहाँ एक बहुत बड़ा मेंशन है, शायद हमें वहाँ कोई शिप मिल जाए। अबे वहाँ मत जाइए, ठीक है ना? मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब इसके बाद हम वो मेंशन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं और इस
मेंशन के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम मिस काया होता है। उसोप उस मेंशन के अंदर आ जाता है और एक सीक्रेट रास्ते से मेंशन के अंदर चला जाता है मिस काया से मिलने के लिए। काया को पता चल जाता है कि उसोप यहाँ पर आया है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उसोप, मुझे मिलने की इजाजत नहीं है पर मुझे तुमसे मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। अरे इन सब की परवाह कौन करता है यार। और अपना झूठा बहादुर का स्टोरी सुनाया करता है। मिस काया को नहीं पता है कि ये एक नंबर का झूठा इंसान है और सारी कहानियां इसकी झूठी होती है। और इस तरफ रेस्टोरेंट में ये तीनों नन्हे पायरेट्स पहुंच चुके होते हैं। तुम सब सुनो मेरी बात, कैप्टन उसोप कहाँ पर है मुझे जल्दी बता दो, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही है। लेकिन लूफी इन सभी को इग्नोर करता है और बोलता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ा मस्त मीट है यार, मजा आ गया। मीट सुनते ही ये तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या कहा मीट? लगता है ये हमारे बॉस को खा गए हैं। हाँ, हम तुम्हारे बॉस को खा गए हैं। और ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। क्या भाई जोरो, इन सबके मजे क्यों ले रहा है भाई तू? बचाओ हमें, ये सब तो एक राक्षस है। पर ये तीनों बच्चों को पता चल जाता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और ये तीनों बच्चे इन तीनों को वहाँ लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसोप मिस काया से मिलने आया हुआ है। उसोप यहाँ पर करने क्या आता है? झूठ बोलने आते हैं। हाँ, वो मिस काया से झूठी झूठी कहानियां सुनाते हैं और ये तीनों बच्चे बताते हैं कि मिस काया के पेरेंट्स एक बीमारी की वजह से 1 साल पहले मर चुके होते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। इसलिए उसोप उनके साथ हंसी मजाक करने जाता है ताकि उनका मूड ठीक रहे। ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है और ये इस घर में अकेले रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी रहती है। क्या बात है, तब तो तुम्हारे मास्टर बहुत ही अच्छे इंसान है। तो चलो ठीक है, हम उस मेंशन के अंदर चलते हैं शिप लेने के लिए। अरे अंदर बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड है। अरे तुम चिंता मत करो यार। फिर लूफी अपना हाथ लंबा कर लेता है। अरे ये तो राक्षस है। फिर सभी लोग लूफी का हाथ पकड़ लेते हैं और इस मेंशन के अंदर चले जाते हैं। और इस तरफ मिस काया आसमान में कुछ नोटिस करती है कि उनके तरफ कुछ आ रहा है। उसोप, वो क्या आ रहा है? और उसोप आसमान में देखता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी जमीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। क्या आप सब ठीक हो? काया तुम टेंशन मत लो, ये सब मेरे न्यू रिक्रूटर्स हैं। ये सब मेरा क्रू ज्वाइन करने आए हैं। क्या सच में? हाँ हाँ। क्या आप सब उस सब के क्रू में भर्ती होने आए हो? अरे नहीं नहीं, हमें तो बस एक शिप चाहिए। और तभी काया का बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है। ओए तुम सब बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इस तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो इस विलेज के अंदर आ चुका है और इसने एक अजीब सा हार्ट शेप का चश्मा पहन रखा होता है और ये बंदा मून वॉक करते करते विलेज के अंदर एंटर करता है। और इस तरफ काया अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, क्लाडोरे जरा सा ये लोग। मैम 1 मिनट, और तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जरा सर हम लोग को एक शिप चाहिए। और ऊपर तुम कौन हो? अबे ओ, मेरा नाम कैप्टन उसप है, जरा तमीज से बात करियो। हाँ, मैंने तेरे बाप के बारे में सुना है, तो उसी घटिया पायरेट का बेटा है ना? और ये सुन के उसप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्लाडोरे, तुम मिस काया के दौलत के लिए आया है ना यहाँ पर? वो तेरी औकात के बाहर है, तू एक गरीब है। क्लाडोरे, तुम इसी वक्त उसप से माफी मांगो। माफी? मैं इस घटिया इंसान से माफी क्यों मांगू? शायद ये भी अपने बाप से बहुत नफरत करता होगा, तो मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। और उसप रस्सी से नीचे उतर जाता है और उसके पास चला जाता है। और इतने गुस्से में क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? उसप बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और क्लाडोरे को एक मुक्का मार देता है। मिस काया और लूफी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे अपने पापा पर गर्व है, वो एक महान पायरेट है। मैंने आज तक बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं, लेकिन अपने फादर के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं बोला है और न कभी कुछ सुना है, समझे मेरी बात? नहीं, तुम एक घटिया पायरेट के एक घटिया बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसप, उसे छोड़ दो प्लीज, वो बस मेरी भलाई चाहता है, उसे माफ कर दो प्लीज। और उसप रुक जाता है। हाँ रुक जाओ, और थोड़ी भी शर्म बची हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। साले बटलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अरे लूफी रुक जा, ये हमारा मैटर नहीं है, सबके सब यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ मिस काया अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रही होती है और तभी क्लाडोरे उनके लिए खाना लेकर आया होता है और उनके पास बैठे जाता है। मिस काया, मैं आज भी वो दिन नहीं भूल पाया जिस दिन मैं ये घर में आया था। और फिर इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और मिस काया के घर के बाहर एक भिखारी आया होता है और बोलता है, मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया है जहाँ मैं काम करता था, मैं भूख से मर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो, अंदर आने दो उसे। और ये कोई और नहीं, मिस काया के फादर होते हैं। सर ये एक अनजान आदमी है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, नहीं उसे अंदर आने दो, ये आज से मेरे घर पर काम करेगा और मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। मिस काया, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। लेकिन तुम्हें उस सबसे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, वो दिल का अच्छा है और एक अच्छा इंसान है। हाँ शायद आप ठीक कह रही हो। और इस तरफ जोरो, नामी और ये तीनों बच्चे बैठे होते हैं और लूफी कहीं पर चला गया है। और तभी इन बच्चों का तीसरा साथी ओनियन भागते भागते यहाँ पर आता है। दोस्तों, एक आदमी हमारे विलेज के अंदर आ रहा है, ये देखो। हे यू, व्हाई आर यू कॉलिंग ए वियर्ड मैन? आई एम आल्सो मैन, ओके। अब ये आइटम कौन है? आई एम ए हिप्नोटिस्ट। अच्छा, हमें हिप्नोटिस्ट करके बता। डोंट बी ए डम, यू विल गेट हिप्नोटाइज फॉर श्योर। हाँ हाँ, तो करके बता। और ये तीनों को हिप्नोटाइज करने लग जाता है और इन तीनों को हिप्नोटाइज करते करते खुद भी सो जाता है। सही है भाई, कमाल का बंदा है ये। और इस तरफ जोरो बोलता
बोलता है, अबे क्या अजीब आदमी है ये, हिप्नोटाइज करते करते खुद सो गया, ओए उठ जा। और इस तरफ उसप बहुत ज्यादा दुखी है और एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। ए उसप, उस आदमी ने जो भी कहा हो, पर मुझे मालूम है तुम्हारे फादर एक बहुत महान पायरेट है। हाँ मुझे मालूम है वो एक महान पायरेट है। उसप क्या तुम उस लड़की के पास कभी नहीं जाओगे? हाँ जा सकता हूँ अगर वो बटलर मुझसे माफी मांग ले तो। अरे वो देखो वो बटलर है ना। तभी हम देखते हैं कि बटलर यहाँ पर आ चुका है और उसके साथ एक और आदमी है। अरे लूफी चुप हो जा, ये तो बटलर है, यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? इसे मैंने पहली बार देखा है। और नीचे जो बंदा है उसका नाम जांगो द हिप्नोटिस्ट होता है। उम्मीद है तुमने सारी तैयारी कर ली होगी। जी सर मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। जरा सर इनका प्लान है मिस काया को मारना और ये लोग काया को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। हे जांगो, इसे मर्डर नहीं एक्सीडेंट बोलो, किसी को भी हमारे प्लान पर शक नहीं होना चाहिए। जी सर ये एकदम एक्सीडेंट की ही तरह लगेगा। और लूफी और उसप ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग तुम उसे मारने से पहले हिप्नोटाइज करोगे और उसे एक नोट लिखवाओगे जिसमें लिखा होगा मैं अपना सारा संपत्ति बटलर क्लाडोरे के नाम कर रही हूँ, समझे ना? उसके बाद मैं उसकी सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। मुझे पूरा 3 साल लग गया उस लड़की का ट्रस्ट हासिल करने में। मैंने अपने जिंदगी का 3 साल बटलर बन के गुजारा है। जरा सर 3 साल पहले ये बंदा एक पायरेट था और जब इसका इनकाउंटर हो रहा था तो वहाँ से किसी तरह से बच गया। 3 साल पहले ये बंदा कैप्टन कुरो नाम से मशहूर था। आप तो सच में कैप्टन कुरो हो। मुझे इस नाम से मत पुकारो, मैं ये नाम 3 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ और गवर्नमेंट को भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लड़की नोट लिखेगी और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने ही मिस काया के सारे फैमिली को मारा है संपत्ति हासिल करने के लिए। ठीक है बॉस, आप मुझे सिग्नल दे देना और मैं आ जाऊंगा। और इस तरफ लूफी और उसप देखकर हैरान रह जाते हैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लूफी ये कैप्टन कुरो है, सबको लगता है कि ये 3 साल पहले मर गया है पर ऐसा कुछ नहीं है और ये लोग कल मिस काया को मारने वाले हैं। मुझे कुछ करना होगा, बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। और तभी लूफी खड़ा होकर चिल्ला के बोलता है, ए तुम लोग, अगर तुम लोग ने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम लोग का हाथ तोड़ दूंगा। अबे लूफी क्या कर रहा है, उन्होंने देख लिया हमें? अरे अरे सर हमने कुछ नहीं देखा। और नीचे कैप्टन कुरो जांगो से बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी सर मुझे मालूम है। जांगो अपनी हिप्नोटाइज वाली हथियार को बाहर निकालता है। लूफी उस हथियार को मत देखियो। लेकिन लूफी उस हथियार को देखता है और जांगो उसे हिप्नोटाइज कर देता है और लूफी हिप्नोटाइज हो जाता है लेकिन जांगो भी साथ में हिप्नोटाइज हो जाता है। तुम्हारी आदत अभी तक न गई? हाँ। लूफी नीचे गिर जाता है पहाड़ से। अरे मैं इसे मारना नहीं चाहता था यार। ठीक है कल हमारा प्लान शुरू होगा और मर्डर भी बिल्कुल एक्सीडेंट लगेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसप ये सुन के गाँव की तरफ भागता है। ये बहुत बुरा हुआ मिस काया। और फिर वो मिस काया के साथ बिताया हुआ पल याद करता है। उसप रोते रोते सारी बातें सोच रहा होता है। अगर मैं मिस काया को नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस तरफ हम जोरो, नामी और बच्चों को देखते हैं जो उसप और लूफी का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे यार कहाँ रह गया ये लूफी? जरा सर जब हमारे मास्टर उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं उसप भागता हुआ आ रहा है। ये रहा उसप। पर ये अकेला क्यों आ रहा है? लूफी कहाँ है? लेकिन उसप इन लोगों की बात नहीं सुनता और इन लोगों को इग्नोर करते हुए विलेज की तरफ भागता है। उसप विलेज के अंदर चला जाता है और विलेज के अंदर सभी को चिल्ला चिल्ला के वार्न करता है, एक बुरी खबर है, सब लोग यहाँ से भाग जाओ, कल पायरेट इस विलेज पर हमला करने वाले हैं, भाग जाओ यहाँ से। और तभी बहुत सारे विलेजर्स बाहर आते हैं। कोई हाथ में झाड़ू लिए होता है, कोई हाथ में बर्तन, और ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। एक और झूठ? हाँ कितना झूठ बोलेगा तू, आज नहीं बचने वाला। अगर तू क्लाडोरे होता तो हम तेरी बातों का विश्वास कर लेते। और उसप ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गांव वाले को क्लाडोरे की सच्चाई का अंदाजा नहीं है। और इस तरफ हमें मेंशन में देखते हैं जहाँ इसका एक और बटलर इनके लिए स्पेशल चश्मा लाया होता है। आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही लाया है। मैडम क्या ये किसी के लिए गिफ्ट है? हाँ ये क्लाडोरे के लिए है। कल उसे मेंशन में आए 3 साल हो जाएंगे। मैं उसे ये गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ। और इस तरफ उसप के बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। पर इसके बातों पर कोई यकीन नहीं करता है और उसप यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ उसप के चेले नामी और जोरो को यहाँ पर लेके आते हैं जहाँ उसप आया करता था। और यहाँ पर इन्हें लूफी की हेड दिखाई देती है और नामी खाई की तरफ देखने लग जाती है। गिर मत जाना, ये बहुत गहरा है। और जैसे ही नामी पहाड़ की तरफ देखती है उसे लूफी दिखाई देता है। वो देखो वो रहा लूफी। लूफी को गिरा हुआ देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इन्हें लगता है कि लूफी मर गया है। पर तभी इन्हें खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। अरे यार क्या आदमी है ये, वो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी सो रहा है ये। उठ जाइयो, ओए उठ जा लूफी। क्या मस्त नींद आई, मजा आ गया, गुड मॉर्निंग। और तभी उसप उस सीक्रेट रास्ते का यूज करके मिस काया से मिलने जाता है और उस खिड़की पर पत्थर मारता है। मिस काया उसप को देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उसप, मुझे लगा था तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। काया मेरी बात सुनो, तुम्हारा वो बटलर कल तुम्हें मार देगा, तुम्हें यहाँ से भाग जाना होगा।
ये कैसा जोक है उसोप? ये कोई जोक वोक नहीं है। क्लाडोरे एक पायरेट है और वो कल इस विलेज पर हमला करने वाला है और तुम्हारी सारी संपत्ति खुद रख लेगा। वो तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें कल मार देगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। और तभी वो बटलर यहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में एक गन होती है। उसे छोड़ दो। लेकिन उसोप मिस काया को लेकर नीचे कूद जाता है और तभी मिस काया के बॉडीगार्ड यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसोप अपने गुलेल का यूज करके उन्हें ढेर कर देता है और मिस काया को लेकर भागने लगता है। तभी मिस काया उसोप को जोरदार थप्पड़ मार देती है और ये पहली बार हुआ है कि मिस काया ने उसोप के ऊपर हाथ उठाया है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं गोली चला दूंगा, मिस काया से दूर हट जाओ। नहीं, रुक जाओ। और ये गोली उसोप के हाथ पर लग जाती है और उसोप घायल हो जाता है। और तभी सभी विलेजर्स उसोप को ढूंढते ढूंढते मैंसन के पास आ जाते हैं। ये रहा वो, उसे जल्दी पकड़ लो। उसोप यहाँ से भाग जाता है और मिस काया बेहोश हो जाती है, लेकिन बटलर उसे संभाल लेता है। और इस तरफ हम कैप्टन कुरो के शिप के ऊपर देखते हैं। कल हम विलेज पर हमला करेंगे और मिस काया की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। और ये सुनकर उसके सभी क्रू मेंबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस तरफ उसोप बहुत ज्यादा नाराज होता है और विलेज छोड़कर जाने लगता है। और तभी उसके तीनों चेलो वहाँ पर आ जाते हैं। कैसे हो तुम लोग? लूफी, नामी और जोरो वहाँ पर आ जाते हैं और उसोप उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लूफी अभी तक जिंदा कैसे? वो तो पहाड़ी से नीचे गिर गया था ना। साले तू जिंदा कैसे अभी तक? हाँ जरा सर, मैं अभी नींद से उठा हूँ। बॉस, हमें पायरेट के बारे में पता चल गया है, चलो जाके सभी गाँव वाले को बताते हैं। क्या कहा? गाँव वाले को बताते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था, कोई पायरेट वायरेट नहीं आने वाले। लूफी ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि ये कोई मजाक नहीं था, उसने अपने कानों से ये सब सुना था। और इसके तीनों चेले वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ। क्या वो पायरेट सच में यहाँ नहीं आने वाले? वो आएंगे, कोई बात नहीं। कल वो पायरेट आएंगे तो मैं उनसे अकेला ही लड़ लूंगा और अपने पूरे विलेज को बचा के रहूंगा। तू अकेला कैसे लड़ेगा? हाँ, हम भी तेरे साथ लड़ेंगे। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। और फिर ये सभी लोग प्लान करने लग जाते हैं कि ये लोग आइलैंड के टाउन पर आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से पायरेट्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। और हम इस तरफ मिस काया के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर क्लाडोरे दूसरे बटलर से पूछता है मिस काया कहाँ पर है? हाँ, वो सो रही है। जरा सर, वो उस सब कह रहा था आप एक पायरेट हो। कितना बेवकूफ है ना वो। हाँ, कितना सफेद झूठ बोलता है। ये झूठ नहीं, सच है। मैं आज मिस काया को मार दूंगा और उनका सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा। और ऐसा बोलकर क्लाडोरे दूसरे बटलर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। और क्लाडोरे सीढ़ियों से चलकर मिस काया के कमरे की ओर जाने लगता है और अपनी खून से लथपथ तलवार को मिस काया की गर्दन के ऊपर रख देता है। क्यों ना इसे उस झूठे के ही सामने मारा जाए। और ये सोचकर क्लाडोरे मिस काया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। और इस तरफ हम लूफी, नामी, जोरो और उस सब को देखते हैं और इन्होंने बहुत सारे तेल से एक लेप बिछा दी होती है ताकि वो पायरेट टाउन में ना आ पाए। और ये सभी पायरेट्स का इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, पर पायरेट्स यहाँ पर नहीं आते हैं। और इन तीनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये पायरेट्स आखिरकार इस टाउन में आ क्यों नहीं रहे हैं। और तभी उस सबको याद आता है कि इस रास्ते को छोड़कर नॉर्थ में भी एक रास्ता है जहाँ से पायरेट्स आ सकते हैं। और ये सुनकर नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे यार, हम भी तो वो रास्ते से आए थे और उधर हमारा बोट भी है और हमारा बहुत सारा खजाना है। यार अब क्या होगा? हमारा सारा खजाना चल जाएगा, कुछ करना होगा। हमें जल्दी से नॉर्थ की तरफ जाना होगा। और लूफी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है और इससे पहले कि जोरो यहाँ से निकलता, नामी अपने ही ऑयल ट्रैप में फंस जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जोरो को उस लेप के अंदर फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। ए लड़की, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, नामी। और इस तरफ हम उस सब को देखते हैं जो तेजी से नॉर्थ की तरफ भाग रहा होता है। और यहाँ लूफी को नॉर्थ का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, बस ये अंधाधुंध भागते जा रहा होता है। इस भाई को यही नहीं पता कि आखिरकार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता क्या है। और उसप नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है और यहाँ पर अकेला ही होता है और अभी से इन पायरेट्स का सामना अकेले ही करना होगा। और ये पायरेट्स उसप पर हमला कर देते हैं और उसप इन सभी पायरेट्स से हिम्मत करके बोलता है, मेरा नाम है कैप्टन उसप और मेरे पास 100 मिलियन पायरेट्स है। और ये बात सुन के सभी पायरेट्स हंसने लग जाते हैं। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो, 100 मिलियन पायरेट्स? हाँ, झूठ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो भाई। सर, हमें यहाँ पर एक खजाना मिला है, वो खजाना मेरा है और एक शर्त पर मैं वो खजाना तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम इस टाउन को छोड़ दो तो। और उसप के इस झूठ को सभी लोग पकड़ लेते हैं। हम कोई सौदागर नहीं है, समझे तुम? अगर हमें खजाना लेना भी होगा तो हम तुमसे छीन लेंगे। तभी वहाँ पर नामी आ जाती है और उसप को एक डंडा मारती है, जिसकी वजह से उसप उछलते हुए आगे गिर जाता है। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ साले, मेरा खजाना है वो, ठीक है ना? बड़ा है अपना खजाना बोलने वाला, और मुझसे बिना पूछे तूने मेरा खजाना कैसे दे सकता है? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इनके लड़ाई के बीच में जांगो अपने पायरेट्स को बोलता है कि तुम सब जाओ और टाउन को तबाह कर दो। और ऑर्डर सुनते ही ये सभी टाउन की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग इस रास्ते से जाते हैं, ये दोनों पूरे रास्ते पर निंजा स्टार्स बिछा देते हैं, जिसकी वजह से ये पायरेट्स वहाँ पर रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं जो उस ऑयल ट्रैप से आखिरकार बाहर आ जाता है
है जिसमें नामी ने उसे फंसा दिया था। और इस तरफ नामी और उसोप डटकर इन सभी पायरेट्स का सामना करते हैं और ये पायरेट जैसे तैसे करके उस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर उसोप पीछे हटकर इनके ऊपर हमला करने की सोचता है और जैसे ये पीछे हटता है वो देखता है कि नामी ने पीछे भी ट्रैप बिछा दिए होते हैं। और तभी एक पायरेट पीछे से आकर उसोप पर हमला कर देता है और उसोप बुरी तरह घायल हो जाता है। और इसके बावजूद उसोप हार नहीं मानता और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है। और तभी एक दूसरा पायरेट उस तलवार से हमला करने की कोशिश करता है पर नामी सही समय पे आकर उसे रोक लेती है। पर वो पायरेट अपनी ताकत से नामी को पीछे ढकेल देता है और ये सभी पायरेट फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसोप फिर से एक पायरेट का पैर पकड़ लेता है पर वो पायरेट उसे एक ही लात मार के पीछे ढकेल देता है। और उसोप अपनी आंखें बंद करके अपने टाउन की मेमोरीज याद करने लग जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि सभी पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं और इन्हें हवा में उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि लूफी और जोरो होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। नामी, तूने मुझे उस ट्रैप में फंसा दिया है, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और लूफी उसोप से कहता है, अरे उसोप कम से कम बोल देता नॉर्थ कहाँ पर है। और इस तरफ हम क्लादोरे को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है और इस तरफ जांगो अपने सभी पायरेट्स को हिप्नोटाइज कर देता है और इन सब की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। पायरेट्स बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और शहर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और लूफी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उन पर हमला कर देता है अपने पंचों से और सभी पायरेट्स को ढेर कर देता है। जरा सर जब जांगो सभी को हिप्नोटाइज कर रहा था तब लूफी भी हिप्नोटाइज हो जाता है और उन सभी को हराने के बाद जांगो के शिप के तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और शिप को उठाने की कोशिश करता है और इस शिप का एक पार्ट उखाड़ लेता है और उन पायरेट पर हमला करने वाला होता है। और तभी जांगो फिर से हिप्नोटिज्म का यूज करता है और लूफी को सुला देता है। और इस तरफ मिस काया अपने बटलर को देखती है जो कि बहुत ज्यादा घायल है। बटलर, तुम्हें क्या हुआ? मिस काया, उस सब झूठ नहीं बोल रहा था, क्लादोरे सच में एक पायरेट है और वो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। और इधर हम देखते हैं जांगो के सभी पायरेट धराशायी हो चुके हैं और फिर जांगो अपने दो स्पेशल वेपन्स को बुलाता है, मियाओ ब्रदर्स को। और ये दोनों बिल्ली जैसे दिखने वाले आदमी होते हैं और ये दोनों भाई जोरो पर हमला कर देते हैं और उसकी स्वॉर्ड छीन लेते हैं। और बिना स्वॉर्ड्स के जोरो इनसे नहीं लड़ पाता और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और जोरो को ऐसा पिटता हुआ देखकर नामी थोड़ा हिम्मत करती है और जोरो का स्वॉर्ड उठाने का कोशिश करती है ताकि वो जोरो को दे सके। पर नामी इससे पहले कि वो स्वॉर्ड को उठा पाती तभी वहाँ पर जांगो आकर नामी को बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी क्लादोरे भी वहाँ पर पहुंच जाता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुमने इतना समय क्यों लग रहा है? तुमसे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं संभाले जाते हैं? हाँ, अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। क्लादोरे की धमकी सुनकर मियाओ ब्रदर्स क्लादोरे से कहते हैं, मास्टर, आप पिछले 5 सालों से बटलर का काम कर रहे हो ना? वही हम पिछले 5 सालों से समुद्र में रहकर लड़ाइयाँ कर रहे थे, तो इस हिसाब से हमारे पास आपसे ज्यादा शक्तियाँ हैं, तो हमें अब आपसे डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बोल के मियाओ ब्रदर्स क्लादोरे पर हमला कर देते हैं पर क्लादोरे इन्हें एक ही झटके में इन्हें हरा देता है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा पिछले 5 सालों से लड़ा नहीं है लेकिन ये अभी भी लड़ना नहीं भूला है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इन दोनों के बहस के बीच में नामी इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद जोरो की उसकी स्वॉर्ड लौटा देती है और जैसे ही जोरो के पास उसकी तीनों स्वॉर्ड्स आती हैं वो अपने फॉर्म में आ जाता है और मियाओ ब्रदर्स को पलक झपकते ही हरा देता है। और तभी उसकी नजर जांगो पर जाती है जो घायल पड़े मियाओ ब्रदर्स में से एक को हिप्नोटाइज करके उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा होता है। और ये देखकर जोरो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नामी ये देखकर समझ जाती है कि ये लोग बिना लूफी के इससे नहीं जीत पाएंगे और इसे जगाने के लिए लूफी की तरफ भागने लगती है। जांगो समझ जाता है कि अगर लूफी उठ गया तो उनकी हार पक्की है। फिर जांगो नामी पर एक जोरदार हमला करती है और जोरो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। नामी लूफी को जगाने की कोशिश करती है पर तभी उसकी नजर ये हमले पर पड़ती है। नामी को लगता है कि ये अब नहीं बचने वाली। तभी लूफी उठ जाता है और अपने दांतों से उस ब्लेड को तोड़ देता है। अरे यार, मैं सो रहा था, मुझे क्यों उठा दिया? इधर हम लोग मरने वाले और तुझे सोने की पड़ी है? हाँ। और तभी मिस काया भी यहाँ पर आ जाती है और ये देखकर क्लादोरे मिस काया पर हमला कर देता है लेकिन उसोप उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है और मिस काया को बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है उसोप। और ये देखकर मिस काया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने पॉकेट में से एक गन निकालकर उसके ऊपर तान लेती है। मैं तुम्हें मार दूंगी क्लादोरे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन क्लादोरे बहुत ही चालाकी से मिस काया को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कैसे आपके पिता के मरने के बाद मैंने आपका पिछले 3 सालों से ख्याल रखा है और आप मुझे मारना चाहती हो? और ये सब बात करते हुए वो मिस काया के हाथों से बंदूक छीनने लगता है और जैसे वो उन पे हमला करने वाला होता है तभी लूफी अपना हाथ लंबा करके क्लादोरे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। अब क्लादोरे के ढेर होने के बाद उस सब के तीनों चेले आकर क्लादोरे पर हमला करते हैं। तभी ये बंदा जाग जाता है लेकिन ये तीनों बच्चों को कुछ नहीं करता और वो सीधा उस पर हमला करके उसे दूर ढकेल देता है। क्लादोरे लूफी से पूछता है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? हाँ, मैंने गमगम फ्रूट खाया है और मेरा बॉडी रबर का है। और इस तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और ये देखते ही क्लादोरे जांगो को ऑर्डर
कर देता है, जाओ मिस काया को मार दो और साथ में उन तीनों बच्चों को भी मार दो और मिस काया से प्रॉपर्टी के ऊपर सिग्नेचर करना मत भूलना। हाँ मैं समझ गया। और फिर जांगो अपने हिप्नोटाइज करने वाले रिंग से उन पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उसप अपने गुलेल से उस पर हमला कर देता है, जिससे कि मिस काया और बच्चों को जंगल में भागने का समय मिल जाता है। और इस तरफ जोरो ने भी मियाओ ब्रदर्स को हरा दिया है और उसप को पकड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन क्लादोरे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूफी उस पर हमला करके उसे बचा लेता है और जोरो उसप को लेकर जंगल की तरफ जाता है मिस काया और बच्चों को बचाने के लिए। और लूफी और क्लादोरे के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और क्लादोरे लूफी को बहुत तगड़ा टक्कर देता है, लेकिन लूफी हार नहीं मानता और क्लादोरे का डट के सामना करता है। और इस तरफ मिस काया और ये बच्चे जंगल में भाग रहे होते हैं और जांगो इनके मारने के लिए इनके पीछे पड़ा होता है। पीछे से जोरो और उसप भी आ रहे होते हैं और इस तरफ ये चारों एक जगह पर छुप जाते हैं। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बहादुर पायरेट्स हैं, हम आपको बचाएंगे मिस काया। और इस तरफ लूफी क्लादोरे की बुरी हालत कर देता है। मुझे नहीं लगा था कि एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं इस क्रू को भी मार दूंगा और उस नासमझ जांगो को भी। और तुम सभी के मर जाने के बाद मेरा ये राज हमेशा ही राजी रहेगा कि मैं क्लादोरे नहीं पायरेट कुरो हूँ। यार तुम कितने बकवास कैप्टन हो, तुमसे अच्छा तो उसप है। और अपना तुलना उसप से होता हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तूने मेरी तुलना उसप से क्यों की? हाँ देखो, मुझे उसप की पावर के बारे में तो नहीं पता, पर वो लीडरशिप में तुमसे काफी अच्छा है। तुमने तो अपने क्रू को पिछले 5 सालों से ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद लूफी क्लादोरे को एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे चट्टान में फेंक देता है। और जैसे ये बंदा बाहर निकलता है, फिर ये अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और ये टेक्निक का यूज होता हुआ देखकर उसके क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक बच्चे के लिए इतना खतरनाक टेक्निक, इससे तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। और इस टेक्निक का यूज करके कैप्टन कुरो इन सभी के ऊपर हवा की तेजी से हमला कर पाता है और सभी पायरेट्स को घायल कर देता है। और ये बंदा लूफी पर भी हमला करता है। फिर लूफी कंसंट्रेट करता है और कैप्टन कुरो के हमले को समझने की कोशिश करने लग जाता है और सही समय देखकर वो कैप्टन कुरो को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जमीन पर नीचे पटक देता है। और कैप्टन कुरो जैसे तैसे करके लूफी को बोलता है, तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया, जिससे कि मेरे क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से नहीं मर पाए। उनके शरीर पर जो घाव है उस पे जैसे जैसे हवा लगेगी वो तड़पते रहेंगे। तुम बहुत ज्यादा नादान हो लूफी। चलो तुम्हें ये सब ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इससे बदतर मौत देने वाला हूँ, लेकिन वो मौत आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाला हूँ। और इस तरफ जांगो ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है और एक बच्चे को उठा के मिस काया के बारे में पूछने लगता है और उस बच्चे को तड़पता हुआ देखकर मिस काया बाहर आ जाती है। तुम उन बच्चों को छोड़ दो, मैं उस प्रॉपर्टी पे साइन करने के लिए तैयार हूँ और चाहो तो तुम मेरी जान भी ले सकते हो, बस तुम उन बच्चों को छोड़ दो। और मिस काया के कहने पर जांगो उन बच्चों को छोड़ देता है और जांगो मिस काया से सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लेता है। और साइन होते ही वो मिस काया को मारने की कोशिश करने लग जाता है और तभी जोरो वहाँ पर पहुंच जाता है। उसे छोड़ दो, लगता है तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आ गए हैं, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और उसप अपने गुलेल का यूज करके जांगो पर हमला कर देता है और मिस काया को बचा लेता है। और इस तरफ क्लादोरे और लूफी अभी तक लड़ रहे होते हैं। फिर लूफी कुरो के शहर पर जोरदार हमला करता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है और कैप्टन कुरो वहीं पर हार जाता है। और इस तरफ टाउन के अंदर सभी विलेजर्स उसप का इंतजार कर रहे होते हैं। उसे आए पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। उसके बिना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि टाउन के लोग उससे नफरत नहीं करते हैं। और इस तरफ उसप उन लोगों को शुक्रिया अदा करता है टाउन को बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो ये पूरा टाउन तबाह हो जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसप इन तीनों बच्चों को भी शुक्रिया अदा करता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसप इन तीनों बच्चे से पहली बार मिला था कि कैसे उन लोगों ने अपनी दोस्ती की थी और उन लम्हों को याद करता है। तो अब मेरे जाने का समय हो चुका है। मैं लूफी, नामी और जोरो के साथ एक सफर पर जा रहा हूँ और अपने पिता की तरह एक पायरेट बनना चाहता हूँ। और उसप की जाने की खबर सुन के ये बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और उसप भी इन तीनों को रोता हुआ देखकर वो भी रोना शुरू कर देता है। और इस तरफ रेस्टोरेंट में मिस काया इन तीनों से मिलने आती है। आप सबने मेरा कितना हेल्प किया और मैं इस एहसान के बदले मैं आप सबको कुछ देना चाहती हूँ, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक प्रेजेंट तैयार करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो प्रेजेंट पसंद आएगा। और इस तरफ उसप एक बहुत बड़ा सा बैग पैक करके घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और ये बैग इतना बड़ा होता है कि वो दरवाजे के अंदर ही फंस जाता है। और प्रेजेंट के तौर पर हम देखते हैं कि मिस काया ने पूरी की पूरी शिप प्रेजेंट में दे दी है और ये तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये शिप को फॉरेन में बनाई गई है और ये किसी भी लहर का सामना कर सकती है। और इस शिप को मिस काया ने आप सभी के लिए स्पेशल डिजाइन करवाया है। और इस शिप में मैंने आप सभी के लिए खाना पीना कपड़े सबका व्यवस्था करवा दिया है, जिससे कि आप लोगों को सफर में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तभी उसप भी वहाँ पर लुढ़कते लुढ़कते वहाँ पर आने लगता है
और जोरो और लूफी उसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस काया और उसोप अकेले में कुछ बात करते हैं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे मिस काया, सफर से आने के बाद मैं आपको असली की कहानियां सुनाऊंगा। हाँ उसोप तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर ये सभी लोग अपने नए सफर पर निकल जाते हैं और यहाँ ये तीनों बच्चे भी उन्हें जाता हुआ देखते हैं। और उसोप की याद में एक बार ये तीनों बच्चे फिर से शहर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि पायरेट्स ने हम पे हमला कर दिया है, जैसे उसोप चिल्लाया करता था। और काया भी डिसाइड करती है कि वो अब एक डॉक्टर बनेगी। और अब हमारे हीरोज के पास एक नई शिप आ चुकी है और साथ में एक न्यू क्रू मेंबर भी, जिसका नाम उसोप है। लूफी अपना एक फ्लैग डिजाइन कर लेता है। अब हम 4 लोग हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कैसा मार्क है भाई? एक पायरेट का फ्लैग डर को दर्शाता है। और ये कैसा डिजाइन किया है तूने लूफी? कर दी ना छोटी बात। हाँ तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये काम मैं पिछले 50 सालों से कर रहा हूँ। क्या कहा? पिछले 50 सालों से? तब तो तुझे एक बूढ़ा आदमी होना चाहिए था। झूठ बोलता है हमसे, शर्म वरम आती नहीं तुझे? हाँ उसोप एक डिजाइन तैयार कर लेता है पर वो डिजाइन किसी को पसंद नहीं आता है। फिर सभी लूफी का ही डिजाइन तय करते हैं और उसे अपने शिप के ऊपर लगा देते हैं और वो लोग अपने शिप का नाम गोइंग मैरी रखते हैं। फिर सामने से एक तूफान आ रहा होता है और नामी को लगता है कि ये वही फेमस आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर है। जो लोग उस आइलैंड पर जाते हैं उसे वहाँ भगवान का प्रकोप सहन करना पड़ता है। और ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा होता है और यहाँ पर इंसानों को खाने वाले जंगली प्लांट्स भी होते हैं। एक बार की बात है, इस आइलैंड पर कुछ पायरेट्स आए थे और जब सभी लोग सो रहे थे तो वो लोग एक जानवर में बदल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से कुछ आंखें खुल रही होती हैं, लेकिन इससे जोरो को घंटा भी फर्क पड़ता है और वो सोने चला जाता है। और तभी लूफी के सामने एक सांप आ जाता है जिसका चेहरा एकदम खरगोश जैसा लग रहा होता है। और तभी उसप को कोई चीज टच करती है। अरे यार लूफी, मुझे चाट क्यों रहे हो? और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक डॉगी आ जाता है जिसका चेहरा बिल्कुल चिकन जैसा होता है। और ये देखकर नामी और उसप डर जाते हैं और पीछे बहुत सारे जानवर होते हैं। और तभी ऊपर से आवाज आती है, भाग जाओ इस आइलैंड से, इस आइलैंड को छोड़ दो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ का भगवान हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। अरे यार ये कितना अजीब है ना। तूने अजीब किसे कहा? हाँ। और तभी बहुत सारे जानवर यहाँ पर आ जाते हैं और एक सुअर भी वहाँ पर आ जाता है पर उसका चेहरा एकदम लायन जैसा दिखाई दे रहा होता है। और लूफी उस सुअर को अपने हाथ में पकड़ लेता है पर वो सुअर उसका नाक खींच लेता है। आखिर तुम हो कौन? अरे मैं रबर का बना हूँ, मैंने डेविल फ्रूट खाई है। क्या कहा? डेविल फ्रूट? मैंने इसके बारे में बहुत रूमर सुने हैं। जब 20 साल पहले मैं एक पायरेट हुआ करता था। क्या कहा तुमने? तुम एक पायरेट थे? तुम सच में एक भगवान हो कि हमें पागल बना रहे हो? हाँ अरे यमली पगली दीवानी, इतनी सी बात न जानी, जल्दी से तुम सब यहाँ से भाग जाओ वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तभी बहुत सारे लकड़ियाँ इनके ऊपर हमला कर देते हैं और लूफी और नामी बहुत मुश्किल से इससे बचते हैं। और लूफी के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि आप लोग जानते ही हैं लूफी एक रबर का बना होता है। और तभी पीछे झाड़ियों में से एक गन निकलती है और लूफी के ऊपर शूट कर देती है लेकिन इससे लूफी को कुछ भी नहीं होता है। अच्छा तो तुम ही हो गॉड यहाँ के? हाँ तुम तो एक मॉन्स्टर हो। और लूफी और उसप उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जा पाता और एक पेड़ से टकरा जाता है। और वो लोग देखते हैं कि इस बक्से के अंदर एक आदमी पड़ा होता है और ये वही बंदा होता है जो खुद को गॉड वगैरह कह रहा था। अरे मुझे उठाओ भाई। और ये दोनों उसे उठाते हैं। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और फिर वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन लूफी उसका गला पकड़ लेता है। भाग कर रहे हो? हाँ इधर आओ। और फिर वो उसे अपने तरफ खींच लेता है और खींचते खींचते लूफी उसके साथ पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। लूफी उसे किसी तरह बचा लेता है और स्ट्रेच करके वापस उसे ऊपर खींच लेता है। नामी इसका इलाज करती है और उसे पट्टी वगैरह लगाती है। मैं इस बॉक्स के अंदर पिछले 20 साल से हूँ। और उस सबको इसकी बातों से घंटा फर्क पड़ता है और वो एक बोतल में से एक चाय निकाल कर पीने लग जाता है। सही है भाई, कमाल का बंदा है ये। क्या तुम 20 सालों से यहाँ पर थे? हाँ तुम तो देख ही रहे हो, मेरी दाढ़ी मुझे सब यहाँ पर आ चुकी है और मेरे आईब्रोज भी दोनों टच हो रही हैं। और फिर जोरो उठ जाता है और वो उस सब से उसकी चाय छीन लेता है और उसे पीने लग जाता है। और फिर इसकी आंखें खुलती है और देखता है कि अबे ये कौन है? साले जोरो जब देखो तब सोता रहता है, ये यहाँ पर फंस गया इसमें। फिर जोरो और लूफी इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर ये बंदा नहीं निकल पाता। मैं इसके अंदर 20 सालों से फंसा हूँ। मेरा बॉडी और ट्रेलर दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अगर तुम मुझे खींचोगे तो मैं मर जाऊंगा। वैसे तुम लोग हो कौन? मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मेरा सपना है किंग ऑफ पायरेट बनना और वन पीस खजाने को ढूंढना। क्या कहा तुमने? वन पीस? इसका मतलब तुम ग्रैंड लाइन में भी एंटर करोगे? बच्चे तो उस जगह को हल्के में मत लियो, वो जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। मैंने एक बार कुछ पायरेट्स को देखा था जो कि वहाँ से लौटे थे। वो जिंदा तो थे पर उनकी हालत किसी मरे हुए से कम नहीं थी। ये बहुत ज्यादा डरावना था। लूफी के हाथों में ग्रैंड लाइन का मैप होता है। क्या तुम्हें पता है ग्रैंड लाइन कहाँ पर है? तुम्हें इस मैप को पढ़ना आता है कि नहीं? नहीं जी, मुझे नहीं आता। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं और मेरे साथी इस आइलैंड पर आए थे। हमने एक एक पेटी को छाना पर हमें यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला और हम लोग इस आइलैंड से जाने लगे थे। फिर गाइमन, जो कि मेरा नाम है, फिर मैंने देखा जो कि पहाड़ी के ऊपर कुछ पड़ा था। मुझे लगा कि वो कुछ खजाना होगा और मैं उस पहाड़ी के ऊपर
पर चढ़ने लगा और वहाँ मैंने देखा बहुत सारा खजाना था और तभी मेरा हाथ छटक गया और मैं नीचे जमीन पर गिर गया और नीचे एक खाली ट्रेजर था और मैं उसी के अंदर समा गया। इसलिए मेरी पूरी बॉडी उस ट्रेजर के साथ अटैच हो गई। मैंने अपने सभी साथियों को बहुत आवाज लगाई पर कोई भी मुझे बचाने नहीं आया और मैं पिछले 20 सालों से यहीं पर हूँ और मैं उस खजाने का 20 सालों से रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि वो खजाना सिर्फ मेरा है। इसलिए जो भी इस आइलैंड पर आता है मैं उसे डरा कर भगा देता हूँ। अच्छा, तो ये सब हुआ था गाइमोन। तो हम आपकी मदद करेंगे उस खजाने को पाने के लिए। और वो लोग उस पहाड़ के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो खजाना पड़ा होता है। ऊपर ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिरकार समय आ गया, मुझे ये खजाना मिल जाएगा। लूफी गमगम रॉकेट का यूज करता है और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। लूफी को वो खजाना मिल जाता है। उसे मेरी तरफ फेंको। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो लूफी? अरे ये क्या कर रहा है? मजाक करना बंद करो लूफी, उसे नीचे फेंको। नामी बेटा शांत हो जाओ, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लूफी बेटा वो खाली है ना? हाँ, ये खाली है सबके सब। गाइमोन ये सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और ये 20 सालों से उस खजाने का रक्षा कर रहा था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओए चाचा जी, शांत हो जाओ। अगर मैं 20 साल के बदले 30 साल बाता तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आप मर जाते। चलिए आप हमारे साथ मिल जाइए और हमारे साथ एक पायरेट बन जाइए और इस छोटे मोटे खजाने की जगह हम आपको 1 पीस देंगे। क्या तुम मुझे न्योता दे रहे हो? हाँ, पहली बार मुझे किसी ने इनवाइट किया है अपने टीम में। और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और गाइमोन लूफी लोग के साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि यहाँ के सभी क्रीचर्स इसके फैमिली की तरह बन गए थे और गाइमोन अपना जीवन इनके साथ व्यतीत करना चाहता था। अब मुझे उस खजाने की टेंशन नहीं है। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी सुकून से जी सकता हूँ। ठीक है चाचा जी, अब हम चलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 1 पीस तुम्हें जरूर मिलेगा बच्चे। अब अगले दिन हम इन सभी को देखते हैं। नामी अपनी बुक पढ़ रही होती है, उसोप अपना गुलेल साफ कर रहा होता है और ये जोरो आलसी हमेशा की तरह सो रहा है। और तभी लूफी बेसमेंट में से बाहर निकलता है और एक बक्सा लेकर आता है। हे उसोप, इसके अंदर बंदूक की गोलियां है, हमें लगता है हमें इसे ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा से ये काम ट्राई करना चाहता था। अरे जोरो भाई, तुझे मालूम है ये काम कैसे करता है? अरे यार, ये जब देखो तब सोता रहता है, कितना बोरिंग इंसान है ये। यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक साउथ की तरफ चट्टान है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो लूफी। तो ठीक है, शिप को वहीं पर लेके चलो। अब इसके बाद हम जोरो का फ्लैशबैक देखते हैं और हम छोटे जोरो को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने विलेज को देख रहा होता है। और इसके बाद हम कुछ डोजोस को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी जोरो वहाँ पर पहुंच जाता है और चिल्लाकर कहता है, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और तभी डोजो का मास्टर वहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी है तुमने मुझे चैलेंज किया। अगर मैं जीत गया तो ये डोजो मेरा होगा और अगर मैं हारा तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है बच्चे। क्वीना, आओ इससे लड़ो। क्वीना एक लड़की होती है जो कि इसकी बेटी है। क्या? मुझे लगा तुम मुझसे लड़ोगे। एक लड़की को बुला रहे हो मुझसे लड़ने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशक क्वीना एक लड़की है पर ये सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। हाँ ठीक है, अगर ये इतनी ताकतवर है तो मैं इससे लड़ूंगा। ये मास्टर जोरो को तलवारों के पास लेकर जाता है। तुम्हें जैसी चाहिए वैसी तलवार ले सकते हो। और तभी जोरो कम से कम 9 तलवारें अपने मुंह और हाथों में भर लेता है। चलो अब एक दूसरे के आगे सर झुकाओ। और जोरो के सर झुकाते ही उसकी 3 तलवारें तो नीचे ही गिर जाती है और जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करके लड़ने की कोशिश करता है और क्वीना उसे एक ही शॉट में हरा देती है और जोरो की सारी तलवारें एक ही बार में बिखर जाती है। डैम इट, मैं एक लड़की से नहीं हार सकता। ये पहली बार है जो मैंने कभी बैम्बू को तलवार उठाई है। अच्छा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैं ताकतवर बनूंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। और भाग के क्वीना के ऊपर हमला करता है पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है क्वीना उसे एक ही शॉट में हरा देती है। जोरो को यकीन नहीं होता कि एक लड़की से कैसे हार गया। हाँ, तो अब तुम हार चुके हो, अब तुम्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट बनना होगा। और इसके बाद जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। नॉर्मल बच्चों से 4 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो चुकी है कि एक लड़की से कैसे हार गया। और क्वीना उसको ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती है और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी जोरो उसे नहीं हरा पाता है। तुम कितने कमजोर हो जोरो, लड़का होने के बावजूद भी तुम मुझसे जीत नहीं पा रहे हो। और ये मेरी 2000वीं जीत हुई। और जोरो अपने कपड़े साफ करके यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ये डोजो मास्टर एक और बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वाकई में ही जोरो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हाँ, पर ये अभी तक क्वीना के लेवल का नहीं हो पाया है। लगता है जोरो ही फ्यूचर में इस डोजो को संभालने वाला है। क्वीना सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्यों ना उसे ही ये डोजो दे दिया जाए। नहीं, क्वीना एक लड़की है, वो एक डोजो नहीं संभाल सकती। क्वीना ये सब सुन लेती है और एकदम से दरवाजा खोलकर बोलती है, मैंने सब कुछ सुन लिया, अब मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन के रहूंगी। नहीं क्वीना, तुम एक लड़की हो, तुम दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती और ना ही तुम इस डोजो को संभाल सकती हो। और ये बात सुनकर क्वीना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और आधी रात को जोरो 2 स्वॉर्ड्स उठाकर क्वीना को चैलेंज करने के लिए पहुंच जाता है। और इसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये स्वॉर्ड्स असली होती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और क्वीना फिर से जोरो को हरा देती है और जोरो फिर से रोने लग जाता है कि एक लड़की से कैसे हार रहा है। तुम तो लकी हो जो तुम एक लड़के पैदा हुए हो। मैं तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ और एक औरत में बदलती जा रही हूँ और मैं दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन कभी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पक्का दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बन के रहोगी और उसके बाद हम दोनों आपस में उस टाइटल के लिए लड़ेंगे। जोरो उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और उस दिन से क्वीना
और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाती है और जोरो भी अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा देता है। एक दिन जोरो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी 3 बच्चे उसके पास आके उसे बताते हैं कि क्वीना मर चुकी है। जोरो को इनकी बात सुन के यकीन ही नहीं हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीना की अर्थी को ले जाया जा रहा होता है और एक आदमी बताता है कि इसका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया, जिसकी वजह से क्वीना की मौत हो गई। अगले दिन जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उसके मास्टर उसे अपने पास बुलाते हैं। मुझे क्वीना की बहुत ज्यादा याद आती है। क्वीना का नाम सुनते ही जोरो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। क्वीना का सपना अब तुम पूरा करोगे जोरो। जी, अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर बनूंगा कि मेरा आवाज स्वर्ग तक सुनाई देगा। ये लो जोरो, क्वीना के स्वॉर्ड अब मैं तुम्हें देता हूँ। और मास्टर इसे क्वीना की स्वॉर्ड दे देते हैं। इसे कभी खोना मत। जोरो उस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और इसके बाद जोरो बड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके क्वीना को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके कब्र के पास जाता है। मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ क्वीना का सपना पूरा करने के लिए। और इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और जोरो उठ जाता है और वो देखता है कि उसोप और लूफी दोनों कैनन फायर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये दोनों एक पत्थर को उड़ा देते हैं कैनन फायर करके। और इसके बाद ये तीनों किचन के अंदर बैठे होते हैं और तभी अचानक से शिप के अंदर कोई घुस जाता है और ये बंदा पायरेट हंटर होता है और एक तलवार लेकर बोलता है, तुम लोग जल्दी से बाहर आओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सर लेने आया हूँ। मैं एक पायरेट हंटर हूँ। मैंने बहुत सारे पायरेट्स को मारा है। जोरो ये सब बातें सुन रहा होता है। ये आवाज मैंने कहीं पर सुनी हुई है। साले तू हमारे शिप पर पहुंचा कैसे? हाँ, तेरी ऐसी की तैसी। रुक तू अब। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और उसे नीचे फेंक देता है और तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। जोनी, क्या ये तुम हो? बड़े भैया जोरो, आप इस पायरेट शिप पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्या वो समुद्र के बीच में है? हाँ, हम समुद्र के बीच में हैं। और इस तरफ जोरो जॉनी को देखता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारा साथी कहाँ पर है? हाँ, वो वहाँ पर जख्मी पड़ा है। और जोनी यासुको को दिखाता है जो कि इसका पार्टनर है और वो बहुत ज्यादा जख्मी पड़ा होता है और ये जब से मेरे साथ समुद्र में आया है ये तब से बीमार है और हम लोग आराम करने के लिए एक पत्थर के पीछे बैठे हुए थे। तभी किसी ने कैनन से हमला कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए। हमें माफ करना, जरा सा ये हमारा ही काम है। अब माफी मांगने से क्या होगा? अब यासुको शायद से ही बच पाएगा। ये बहुत ज्यादा जख्मी है। ये सुनकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तभी नामी यासुको का जीप चेक करती है और लूफी और उसोप को एक फल लाने के लिए बोलती है जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करेगी। ये दोनों इसे फल खिलाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है। अच्छा तुम लोग सही समय पर आ गए, वरना यासुको नहीं बच पाता। बड़ी बहन नामी, आप बहुत अच्छी हो। और वो फल खाते ही यासुको एकदम ठीक हो जाता है और वो दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। साले, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया तू? हाँ। इसके बाद दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। जॉनी और यासुको एक पायरेट हंटर होते हैं। तभी यासुको जोरो से हाथ मिलाता है और वो फिर से अचानक से बेहोश हो जाता है और उसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये सभी लोग यासुको को एक कमरे के अंदर सुला देते हैं और किचन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है और इसका इलाज है ताजा खाना। हमें एक बावर्ची रखना होगा। मुझे एक जगह पता है जहाँ हमें एक बढ़िया कुक मिल सकता है और वो जगह ग्रैंड लाइन के पास ही है। और मैंने ये सुना है कि वहाँ पर हॉकाई, बाज की नजर वाला आदमी भी वहाँ पर रहता है। और जोरो हॉकाई का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इस खाने वाले जगह का नाम बाराती होता है। खाने वाले बाराती नहीं, इस जगह का नाम बाराती है। और हमारे हीरोज वहाँ पर जा रहे होते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक और शिप आ गई है और वो कोई और शिप नहीं बल्कि मरीन की शिप होती है और इसके अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेरा नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और मैंने तुम्हारा फ्लैग पहली बार देखा है। तुम लोग के शिप का कैप्टन कौन है? मैं हूँ इस शिप का कैप्टन और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। इस बंदे का नाम आयरन फिस्ट फुल बॉडी है और ये नेवी HQ का एक लेफ्टिनेंट है। और तभी इसकी बंदी वहाँ पर आ जाती है। डियर, ये लोग कौन है? चलो यहाँ से चलते हैं। तभी आयरन फिस्ट की नजर जॉनी और यासाको पर पड़ती है और ये बंदा इन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और ये शो ऑफ करने के लिए बहुत सारे पेपर्स उड़ाते हैं जिसके अंदर उन सभी का पिक्चर्स है जिन्हें ये लोग अभी तक मार चुके हैं। और इसमें से नामी एक बंदे का पिक्चर देखती है। नामी, मेरी बहना, ये सब वांटेड पायरेट हैं और इन्हें मार के हमें पैसे मिलते हैं। और उस फोटो को देखकर नामी का चेहरा बहुत ज्यादा उतर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही होती है। और ये नेवी वाला अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है लूफी की शिप उड़ाने के लिए और उनके ऊपर एक कैनन फायर कर देता है और लूफी उसे रोक लेता है और लूफी उड़ते हुए उस रेस्टोरेंट के छत को तोड़ देता है और हेड शेफ के कमरे में एक छेद कर देता है और इसके वजह से ये हेड शेफ को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मेरी चिंता मत करो, कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करो और उन्हें खाना खिलाना ही हमारा कर्तव्य है। तभी दो बंदे लूफी को पकड़ के हेड चीफ के सामने लेकर आते हैं और लूफी गिरता फिरता इसके कमरे में आ जाता है और हेड शेफ से माफी मांगता है। अरे सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लूफी देखता है कि उस शेफ की एक टांग ही नहीं है। तुम्हें इस नुकसान के पैसे देने होंगे, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है सर। तो तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा, वो भी पूरे 1 साल तक। क्या? शेफ इसके मुंह पर एक लात मारता है। चुपचाप करो अब यहाँ पर काम।
और नीचे फुल बॉडी अपने बंदी के साथ खाना खा रहा होता है। सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। ये वाइन नॉर्दर्न विंग की है, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, सभी लोग इनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वाइन बहुत ज्यादा रेयर होती है। तभी सांजी इसके सामने आ जाता है जो कि एक कुक है और ये बंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में। और सांजी इसका हाथ पकड़कर बोलता है, नहीं तुम गलत हो, चुपचाप अपना सूप पियो, समझे तुम? सभी लोग फुल बॉडी पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुका होता है। और यहाँ लूफी शेफ से डील करता है कि वो 2 नहीं 3 हफ्ते तक काम करेगा यहाँ पर। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे यहाँ पर कि तुम कितने दिन काम करने वाले हो। फिर शेफ एक चाकू निकाल लेता है, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हो, पर बदले में तुम्हारा मुझे टांग चाहिए। नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। और यहाँ इस तरफ ये लोग गोइंग मैरी को लेकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फुल बॉडी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही होती है और टेबल के नीचे एक मकड़ी को मारकर वो अपने सूप में डाल देता है। ये देखो, मेरे सूप में एक कीड़ा निकला है। लेकिन सांजी इसका फिर से इंसल्ट कर देता है, मैंने आपको देख लिया था करते हुए, ये कीड़ा आपने ही डाला है ना? तभी फुल बॉडी टेबल तोड़ देता है और सारा खाना गिरा देता है। और ये देखकर सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तुम्हें पता है मुझे सूप बनाने में कितना समय लगा था? और सांजी उसे पीट कर उसका गला पकड़ लेता है। अब तुम्हें पता चलेगा एक समुद्री कुक से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और फुल बॉडी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो चुकी होती है। इसके बाद एक कुक सांजी को एक मरीन कैप्टन से फाइट करते हुए देखता है। मरीन कैप्टन मतलब ये फुल बॉडी। सांजी ये क्या है? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो, समझे तुम? और मेरे काम में दखल मत दो। और ऐसा बोलकर वो फुल बॉडी को छोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुम नहीं बचने वाले हो। और ये सुनकर सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इतना ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है कि वो इस मरीन कैप्टन को मार ही डालता अगर उसे कोई पकड़ता नहीं तो। और ये देखकर मरीन वाला बहुत ज्यादा डर जाता है और ये फाइट उसब, जोरो और नामी दूर से देख रहे होते हैं। और तभी लूफी भी छत तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। तेरी वजह से मेरी ये सीलिंग भी टूट गई, अब तुझे इसका भी पैसा भरना होगा। अबे बुड्ढे, ये मेरी वजह से नहीं टूटा, आप ही ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया इसलिए टूटा है, मैं इसका कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला हूँ, समझा तू? और इस तरफ जैसे ही मास्टर शेफ को पता चलता है कि सांजी लड़ाई कर रहा है तो ये सांजी को एक किक मार के दूर कर देते हैं। और ये देखकर फुल बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी मास्टर शेफ इसे भी एक जूता मार के नीचे फेंक देते हैं। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं एक मरीन कैप्टन हूँ, इससे हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें यहाँ पर सबकी इज्जत करनी पड़ेगी, भले ही वो कोई वेटर हो या फिर कोई कुक। और इन सभी के बातों के बीच में मरीन का एक सोल्जर यहाँ पर आ जाता है और अपने कैप्टन फुल बॉडी से कहता है, मास्टर डॉन क्रिक का पायरेट यहाँ पर आ रहा है और वो डॉन क्रिक को जाके सब कुछ सच सच बता देगा और डॉन क्रिक कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। और इन सभी के बीच में उस सोल्जर को कोई पीछे से गोली से उड़ा देता है और जिस बंदे ने इसे मारा है इसका नाम है गिन और ये डॉन क्रिक पायरेट का क्रूमेट है। अंदर आकर ये बंदा एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देने के लिए कहता है। और ये मोटा शेफ जिसका नाम पेटी है, अरे सर आपको क्या चाहिए प्लीज हमें बताइए ना, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। पर मैं आपको एक चीज इससे पहले बताना चाहता हूँ कि इस जगह का खाना थोड़ा महंगा है, तो आपके पास पैसे है ना सर? तभी ये सुनकर गिन पेटी के ऊपर एक बंदूक तान लेता है और ये देखकर पेटी समझ जाता है कि इसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है और ये बंदूक दिखाकर उसे सबको डराना चाहता है। और पेटी बिना देरी के इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और जिसकी वजह से वो टेबल भी टूट जाता है। और ये देखकर मास्टर शेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद पेटी गिन को बाहर फेंक देता है और सांजी भी अपने काम पर लग जाता है। और लूफी गिन को देखकर पूछता है, तुम कितने दिन से भूखे हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी सांजी इसके लिए खाना लेकर आता है, चुपचाप इस खाने को खा लो, समझे? नहीं तो तुम भूख के कारण मर जाओगे। अगर तुमने मुझे खाना दिया तो मैं ये खाना खाकर तुम्हें जान से मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। पहले खाना खा लो, फिर इसके बाद आराम से फाइट करेंगे। और ये पायरेट खाना खाना शुरू कर देता है और खाते खाते इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं कहना तो नहीं चाहता पर तुम्हारा इस खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और ये सारी चीजें लूफी ऊपर से बैठकर देख रहा होता है। तुम एक अच्छे कुक हो सांजी और दिल के भी काफी अच्छे हो, क्या तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे? क्या कहा, तुम्हारा क्रू? लूफी सांजी को बताता है कि उसके पास एक क्रू है जिसके अंदर 3 मेंबर्स भी हैं। अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने हमारे रेस्टोरेंट पर तोप से हमला किया था? अरे यार वो तो गलती से हो गया था, पर यार वो अपना बुढ़ो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अपने जमाने में बहुत खतरनाक पायरेट हुआ करता था और वो इस रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्यार करता है और हम सभी को भी, और हम लोग भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तो ये बात दोबारा मत कहना। अरे यार ये सब तो ठीक है पर मेरा क्रू ज्वाइन कर लो ना प्लीज। मैंने कहा ना मैं तुम्हारा क्रू नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। अरे यार तुम्हें क्या बहाने मार रहे हो? हाँ, तुम्हें हमारा क्रू ज्वाइन करना ही पड़ेगा, हमें एक कुक की जरूरत है, ये मेरा ऑर्डर है। और ये सुनकर सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और लूफी जबरदस्ती सांजी को उसके क्रू में ज्वाइन करने के लिए बोलता है। और इसके बाद ये पायरेट सांजी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है और ये मास्टर शेफ भी ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। और उस पायरेट के जाने के बाद मास्टर शेफ लूफी से कहते हैं, रेस्टोरेंट में आ जाओ, यहाँ पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी वेटर का
कपड़े पहन के पूरी तरह तैयार हो जाता है। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बन के दिखाऊंगा पायरेटों का राजा। और यहाँ पर लूफी बर्तन धोना शुरू कर देता है और वो जो भी काम करता है वो उलट फुलट करने लग जाता है। कभी वो प्लेट तोड़ दे रहा था, कभी अपना हाथ जला ले रहा था, कभी क्या कर रहा था, कभी क्या कर रहा था, लेकिन ये जो भी कर रहा था इन लोगों के लिए उनका काम बढ़ा रहा था और ये इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। और लूफी की ये तबाही और नुकसान देखते हुए पेटी लूफी से बोलता है, तुम कुछ मत करो, तुम बस जाओ कस्टमर से ऑर्डर लेकर आ जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है महाराज। और ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर जाता है और ऑर्डर लेने के लिए नामी, लूफी और उसोप के पास जाता है और देखता है कि ये सभी लोग यहाँ पर मजे से खाना खा रहे हैं। साले जोरो बिना कैप्टन के यहाँ पर खाना खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ। और सांजी भी इन सबको नोटिस कर लेता है। अच्छा तो ये है लूफी का क्रू। हाँ। और जैसे ये बंदा नामी को देखता है उसके पास आके उससे फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। इसे एक गुलाब देता है और उससे बोलता है, तुम कितनी सुंदर हो, मैंने आज तक तुमसे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी है, सुनिए मेरे साथ चल, तेरे साथ बिताऊंगा दुनिया के सारे पल। और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आ जाते हैं। अगर तुम्हारी बंदीबाजी खत्म हो गई हो तो यहाँ पर काम करो सांजी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इस तरफ गिन अपने हेडक्वार्टर में आके सांजी के बारे में अपने कैप्टन को बता रहा होता है कि कैसे सांजी नाम के एक बंदे ने उसकी जान बचाई। और ये सुनकर ये पायरेट कहता है, और इस पायरेट का नाम होता है डॉन क्रीक, मुझे भी उस जगह पर लेके जाओ, मुझे भी उस पायरेट से मिलना है। तुम्हारी वजह से यहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हें एक मामूली डिश भी बनाना नहीं आता है। चुप हो जाओ मोटे आदमी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और ये चीफ यहाँ से जाने लगता है। भाई अब तो ज्वाइन कर ले मेरा क्रू। साले तुझे समझ नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन। और लूफी वेटर वाला काम कर रहा होता है और रेस्टोरेंट का कचरा फेंकने बाहर जा ही रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े शिप पर पड़ती है जो कि इनकी रेस्टोरेंट की तरफ आ रही होती है। और ये देखकर लूफी हैरान हो जाता है और ये सुनकर रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये शिप देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बाराती रेस्टोरेंट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी। और उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि डॉन क्रीक की होती है। और डॉन क्रीक बहुत ज्यादा गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर आता है, पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। गिन भी उसी के साथ ही होता है और उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी डॉन क्रीक एक हेल्पलेस वॉइस में बोलता है, मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने खाना कब खाया था, कृपा करके मुझे एक बार खाना खिला दीजिए प्लीज। और डॉन क्रीक जैसे बड़े पायरेट के मुंह से ये सब बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये देखकर पेटी हंसने लग जाता है। हमारे सामने तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पायरेट्स भी अपने घुटने टेक देते हैं। हम तुझे खाना नहीं खिलाने वाले, हम तुझे मरीन को सौंपने वाले हैं। हमारे पास एक अच्छा मौका है तुम जैसे पायरेट्स को मरीन को सौंपने का। और तभी सांजी पेटी को एक लात मार के उसे नीचे गिरा देता है और डॉन क्रीक को खाना दे देता है। और पीछे से एक शेफ चिल्लाता है, ओए सांजी उस खाने को दूर रख दे, ये हमेशा ही ऐसा करता है, ये पहले सिंपैथी दिखाता है और दूसरों को बेवकूफ बनाकर उन पर हमला कर देता है, ये हमेशा ऐसा ही करता है, उससे खाना दूर रखो। और ये बंदा ये सब बोल ही रहा होता है तभी डॉन क्रीक खाना खा लेता है और बिना किसी देरी के सांजी के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखकर गिन हैरान हो जाता है, ये आप क्या कर रहे हो मास्टर? और इसके बाद डॉन क्रीक गिन का कंधा पकड़कर उसके सारी हड्डियां तोड़ देता है। जल्दी से मेरे क्रू के लिए खाना तैयार किया जाए, वरना मैं पूरे रेस्टोरेंट को तबाह कर दूंगा और इस जगह के सारे लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पेटी बिना देरी के डॉन क्रीक पर अपने बंदूक से हमला कर देता है। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि डॉन क्रीक को कुछ भी नहीं हुआ है और इसके बॉडी पर एक मेटल आर्मर भी है और उसके कंधे पर बहुत सारे बंदूक भी हैं और अपनी बंदूक के बाहर निकालकर सभी शेप पर हमला कर देता है। मेरी बात ना मानने का यही नतीजा होता है, अगर तुम लोग ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया तो तुम सबका भी यही हाल होगा। अब खाना बनाना शुरू कर दो। और तभी मास्टर शेफ भी यहाँ पर आ जाते हैं और डॉन क्रीक इन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम तो रेड फूट जेफ हो ना? जरा सर ये जेफ बहुत साल पहले पायरेट हुआ करता था और ये रेड फूट जेफ नाम से फेमस था क्योंकि ये बंदे की फूट बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ये अपने पैरों से जिसे कोई मारता था वो खून में लथपथ हो जाता था। अब तो तुम्हारे पास पैर ही नहीं है तो अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चुपचाप मेरे लिए खाना तैयार करो। और मैंने सुना है तुमने ग्रैंड लाइन को भी पार किया है, हाँ? वो भी बिना चोट खाए। मुझे इसका राज बताओ, तुम ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस कैसे आए? और लूफी भी जेफ से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो जेफ को एक नॉर्मल इंसान समझ रहा था, पर असल में ये बंदा ग्रैंड लाइन को पार करके आया है, वो भी बिना किसी चोट के। पर तुम मुझे बताओ या ना बताओ, पर मैं एक दिन इन सभी पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा, यानी किंग ऑफ पायरेट बन के रहूंगा मैं। और मैं वन पीस खजाने को भी ढूंढ लूंगा। तुमसे पहले मैं ग्रैंड लाइन में जाऊंगा और किंग ऑफ पायरेट बनूंगा और वन पीस खजाने को भी तुमसे पहले ढूंढ के दिखाऊंगा, समझे तुम? और ये देखकर डॉन क्रीक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या ये सब तुझे मजाक लग रहा है? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, मैं एक दिन पायरेट किंग जरूर बन के दिखाऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। और ये सुनकर डॉन क्रीक का ईगो हर्ट हो जाता है कि उसे एक छोटा बच्चा डराने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तभी जोरो अपना ब्लेड बाहर निकाल लेता है। ओए लूफी, क्या तुझे मेरी जरूरत है? हाँ क्या ये दोनों तेरे पायरेट्स हैं? हाँ नहीं, 2 और लोग हैं। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जिसके हाथ में वही वांटेड वाला पोस्टर होता है। इस पोस्टर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि हम आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे। गिन सांजी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ करना सांजी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर सभी शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर जेफ, इस आदमी ने इसको खाना खिलाया है और इतना सब सुनने के बाद भी आप चुपचाप बैठे हैं। क्या आप भी सांजी से मिले हुए हो? हाँ चुप हो जाओ तुम लोग। तुम सबको मालूम है भूखे रहने से क्या होता है? तुमने कभी भूखे रहकर देखा है? इतना बड़ा समुद्र जहाँ कोई खाना नहीं, पानी पी नहीं सकते हो, और अगर तुम्हें वहाँ पर भूख लग जाए तो कैसा होगा? क्या तुम्हें पता है ये कितना डरावना है और ये कितना मुश्किल है? इस बात को सांजी से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इन सभी के लिए हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है। लड़ने की तैयारी शुरू करो। किसी दूसरे को खाना खिलाना ही मेरा पहचान है, चाहे वो दुश्मन हो या फिर दोस्त। मैं हर किसी को खाना खिलाता हूँ। फिर लूफी गिन से पूछता है, तुम तो ग्रैंड लाइन गए थे ना, तुम्हें तो बहुत सारी चीजें पता होगी ना? हाँ, हम लोग 50 शिप लेकर वहाँ पर गए थे, पर सामने से एक अकेला आदमी आया और उसने सारे शिप को तबाह कर दिया और सारी शिप एक करके डूबती रही और 50 शिप में से सिर्फ एक शिप वहाँ से बच के लौट पाई। और ये सुनकर सभी बंदे लोग की फट जाती है कि एक ही आदमी ने 50 शिप को कैसे उड़ा दिया और उसकी आंखें किसी बाज की तरह है। और ये सुनकर जोरो के भी पसीने छूटने लग जाते हैं। तो ये पक्का होकाई होगा। और जोरो होकाई को ही ढूंढ रहा था। इतने सालों से हमने उस आदमी को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन तभी भी उसने हमारी सारी शिप को डुबा दिया। अरे यार, ये कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे और भी सारे अपोनेंट्स मिलने वाले हैं। अरे ओए लूफी, तुझे डर वर नहीं लगता? हाँ। और तभी हम देखते हैं होकाई यहाँ पर पहुंच चुका है और इसकी आंखें एकदम बाज जैसी दिखाई दे रही होती है। और ये बंदा सीधा डॉन क्रिक के शिप पर हमला कर देता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और उसकी पूरी शिप एक ही बार में धराशायी हो जाती है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये क्या, ये किसका हमला था? और ये देखकर जेफ समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुल मी हॉक है। और जोरो टेंशन में आ जाता है क्योंकि जॉनी, यासाकू और नामी उसी शिप पर थे। और तभी जॉनी और यासाकू यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन सभी को बताते हैं कि बड़ी बहन नामी यहाँ से जा चुकी है। वो सारा खजाना लेकर शिप के साथ चली जा चुकी है। और ये देखकर उसोप, लूफी और जोरो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं कि भाई ये क्या ड्रामा है, ये सब क्या हो गया? फिर लूफी इन लोगों को ऑर्डर देता है, ओए जोरो, उसोप, शिप लेके जाओ और नामी का पीछा करो। नहीं, हमें वैसी लड़की की जरूरत नहीं है जो हमें बार बार धोखा देके भाग जाती है। नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए, हमें एक नेविगेटर की जरूरत है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मान जाते हैं आखिर में। फिर जोरो मी हॉक को देखता है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। फिर ये लोग आपस में बात करते हैं कि क्या ये वही आदमी है जिसने 50 के 50 शिप को एक ही बार में तोड़ के रख दिया था। और फिर हम लोग मी हॉक को देखते हैं और जोरो मी हॉक को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज का इंतजार कर रहा था, अब मेरा वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। और अपने दोस्त क्वीना के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद करता है कि वो एक दिन सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाएगा। फिर ये सभी लोग नामी के पीछे जाने लगते हैं और लूफी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसको इस रेस्टोरेंट में काम करने का सजा मिला हुआ है। और इस तरफ मी हॉक को देखकर डॉन क्रिक के सभी पायरेट्स बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं और ये लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग अपना बंदूक निकाल के मी हॉक पर हमला कर देते हैं। लेकिन मी हॉक उन गोलियों को एकदम आराम से डॉज कर देता है और उनका दिशा बदल देता है। और ये देखकर सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं। फिर जोरो इन सभी के सामने आ जाता है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा है, पर मैं अगर सच बोलूं तो मेरा हमेशा से तुम्हारे साथ लड़ने का एक इच्छा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें हराकर दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूं। जोरो को इस डायरेक्ट चैलेंज को देखकर मी हॉक जोरो से पूछता है, बच्चे, आखिर तुम्हारा गोल क्या है? मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनना है और ये काम मैं तुम्हें हराकर कर सकता हूँ। और जोरो की बातें सुनकर मी हॉक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल फॉर्मेशन में आ जाता है। फिर इसके बाद मी हॉक अपने गले के लॉकेट में से एक छोटा सा तलवार निकालता है। मी हॉक इस छोटी सी तलवार से जोरो से लड़ने वाला है। ये देखकर जोरो मी हॉक से पूछता है, तुमने अपना असली स्वॉर्ड बाहर क्यों नहीं निकाला? हाँ, मुझे एक चूहे को हराने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस छोटे से ही तलवार से हरा सकता हूँ। ये देखकर जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना ओनिगिरी टेक्निक का यूज करके हॉकाई पर हमला करता है। पर मी हॉक उस हमले को अपने छोटे से चाकू से रोक लेता है और ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। जोरो को सभी लोग ईस्ट ब्लू में बाउंटी हंटर नाम से जानते हैं और इसके इस हमले को एक छोटे से तलवार से रोकना बहुत बड़ी बात है। और ये देखकर जोरो समझ जाता है कि उसके और हॉकाई के बीच में पावर लेवल का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जोरो अपना ओनिगिरी टेक्निक का यूज करके मी हॉक पे लगातार हमले करते जा रहा था, लेकिन उसके अटैक का उस पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो अपने छोटे से पॉकेट नाइफ से ही जोरो के सारे हमले डॉज कर देता है। मैं इस जगह पे हार नहीं सकता, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। जोरो ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी मी हॉक उस पे हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और ये देखकर जॉनी और यासुको उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। लूफी को भी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये लड़ाई उन दोनों की है। इसके बाद जोरो फिर से तैयार हो चुका है मी हॉक पर दोबारा से हमला करने के लिए। इस बार जोरो अपने न्यू टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम टाइगर है और उसके थ्रू मी हॉक पर हमला करता है। पर हर बार की तरह मी हॉक को कुछ भी नहीं होता है और वो
जोरो के हमले को आसानी से डॉज कर देता है और उसके छाती पर एक छोटा सा अटैक करता है अपने पॉकेट नाइफ का यूज करके। तुम्हें तो अब मालूम पड़ ही गया होगा तुम्हारे और मेरे बीच पावर लेवल का डिफरेंस कितना ज्यादा है, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है, मैं दुनिया का नंबर 1 शॉट्समैन बन के दिखाऊंगा, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता, भले ही मेरी जान चली जाए। और ये बातें सुनकर मी हॉक जोरो से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और पीछे हटकर वो अपनी बहुत बड़ी वाली ब्लैक स्वॉर्ड निकाल लेता है। और अब इन दोनों में आखिरी एक डायरेक्ट हमला होने वाला है। जोरो के सामने दुनिया का सबसे नंबर 1 शॉट्समैन खड़ा है, वो भी अपने सबसे खतरनाक ब्लैक स्वॉर्ड के साथ। और इसके बाद पलक झपकते दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद जोरो की स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और मी हॉक इजीली जोरो को हरा देता है। अच्छा, तो ये है दुनिया के सबसे शॉट्समैन की ताकत। दोनों स्वॉर्ड टूटने के बाद भी जोरो खड़ा होता है और ये देखकर मी हॉक कहता है, आखिर तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये देखकर जोरो बोलता है, मैंने अपने जीवन में भागना नहीं सीखा है, अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो मैं तुम्हारे हाथों ही मरना पसंद करूंगा, पर मैं अपना जंग का मैदान छोड़ के यहाँ से भागूंगा नहीं। और मी हॉक जोरो का बात मान लेता है और जोरो पर एक हमला करता है और इसके एक ही हमले से जोरो के शरीर पर बहुत बड़ा घाव लग जाता है और जोरो सीधा समुद्र के पानी के अंदर गिर जाता है। और ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा मी हॉक पर हमला कर देता है, लेकिन मी हॉक उसके हमले को इजीली डॉज कर देता है। इसके बाद मी हॉक लूफी से कहता है, मैंने इसे जान से नहीं मारा है, जाओ इसे बचा लो, अगर मैं इसे और मारता तो ये लड़ते लड़ते मर जाता। तुमने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है जोरो, तुम मेहनत करते रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस लड़ाई का जिस दिन तुम मुझे हराओगे। और जोनी और यासकू जोरो को समुद्र में से बाहर निकालते हैं और मी हॉक की सारी बातें सुनकर जोरो बोलता है, मुझे माफ करना लूफी, मैं हार गया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर शॉट्समैन हूँ और मैं तुम्हारे सपने में अपना योगदान दे पाऊंगा, पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं हार गया, मैं नंबर 1 शॉट्समैन नहीं हूँ लूफी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मेरी पहली और आखिरी हार होगी और जब तक तुम पायरेट किंग नहीं बन जाते मैं आज के बाद कभी नहीं हारने वाला। ये सारी बातें देखकर मी हॉक लूफी से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ग्रैंड लाइन में। और ऐसा बोल के मी हॉक यहाँ से चला जाता है और तभी डॉन क्रीक पीछे से आता है और मी हॉक से कहता है, क्या हुआ मी हॉक, मुझसे नहीं लड़ोगे? हाँ। फिर डॉन क्रीक बहुत सारे बंदूकों से हमला कर देता है मी हॉक के ऊपर, पर मी हॉक अचानक से यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। मी हॉक के यहाँ से चले जाने के बाद सारे लुटेरे फिर से रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और तभी लूफी कैप्टन जेफ के पास जाकर बोलता है, कैप्टन जेफ, अगर मैंने आपके इस रेस्टोरेंट को बचा लिया और अकेले ही मैंने इस डॉन क्रीक को हरा दिया तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? प्लीज, मुझे और सजा नहीं चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी पूरे वेटर बन के नहीं गुजारना है। अगर आपको मेरा सौदा मंजूर है तो मैं आपका ये शर्त मान के रेस्टोरेंट को बचा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है बच्चे, अगर तुमने डॉन क्रीक को हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जरा सा डॉन क्रीक इस रेस्टोरेंट को इसलिए हथियाना चाहता है कि वो इजीली ग्रैंड लाइन में एंटर कर सके और वो इजीली सारे पायरेट्स को धोखा दे सके, क्योंकि ये पायरेट शिप नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है और वो सभी को चकमा दे के एक साथ मार सके। इसके बाद डॉन क्रीक और रेस्टोरेंट के जेफ के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इसी बीच डॉन क्रीक सही समय देखकर अपने क्रू के सबसे महान पायरेट को भेज देता है इनसे फाइट करने के लिए और इसका नाम पर्ल होता है। और ऐसी सिचुएशन को देखकर सांजी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अब सांजी वर्सेस पर्ल होने वाला है। पर्ल को देखकर लूफी बोलता है, अरे यार ये कितना अजीब इंसान है, मोतियों से भरा हुआ है। डॉन क्रीक लूफी पर हमला कर देता है और उसके हमले के वजह से लूफी सीधा पर्ल के सर के ऊपर गिर जाता है। पर्ल के नाक से खून आना शुरू हो जाता है जिससे कि उसको गुस्सा आने लगता है। इस बंदे के आसपास आग लगना शुरू हो जाता है और पर्ल सामा अपने मोतियों से इन सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से डॉन क्रीक के पायरेट्स और सारा का सारा रेस्टोरेंट जलना शुरू हो जाता है और हर तरफ आग लग जाता है। और जैसे ही पर्ल की मोती कैप्टन जेफ को लगने वाला होता है तो ये देखकर मास्टर जेफ उन मोतियों को एक ही बार में रोक देते हैं और बिना टांग के बावजूद भी ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सांजी को देखकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये पर्ल इनके रेस्टोरेंट को तबाह करना चाहता है, इसलिए सांजी इसके ऊपर हमला कर देता है और सांजी देखते ही देखते पर्ल को भी हरा देता है और वो अपना आखिरी हमला करने वाला होता है। तभी वो पायरेट सांजी को देखने लग जाता है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था और वो पायरेट सांजी से कहता है, अगर तुमने पर्ल पे एक भी हमला किया तो मैं तुम्हारे शेफ जेफ को मार डालूंगा, जिसकी वजह से सांजी का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पर्ल सांजी पर हमला कर देता है और सांजी की हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही दूसरा हमला करके सांजी को मारने वाला होता है तो ये पायरेट पर्ल को रोक देता है और उससे कहता है कि वो सांजी के साथ 1v1 करना चाहता है। सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, पर फिर भी सांजी वर्सेस घीन की फाइट होती है जिसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये घीन सांजी को आराम से मार देगा और कुछ देर तक फाइट होती है, लेकिन आखिर में सांजी घीन को हरा देता है। और तभी डॉन क्रीक देखता है कि सभी लोगों का ध्यान इन लोगों के फाइट पर था और एक सही समय देखकर इन लोगों के ऊपर अपने एक जहरीले बम से अटैक कर देता है। और डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स के पास एक मार्क्स थे और इस जगह पर जैसे ही वो गैस हटती है तो हम देखते हैं कि वो सारे शेफ एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। सांजी और लूफी की जान बचाने के लिए घीन उन लोगों को अपना हेलमेट दे देता है और वो सांजी को भी अपने जान से बचा लेता है, पर इन दोनों को बचाने के चक्कर में घीन बेचारा मारा जाता है और वो मरने से पहले सांजी से माफी मांगता है कि ये डॉन क्रीक को यहाँ
पर लेकर आया, पर मैं इसलिए इसे यहाँ नहीं लाना चाहता था। और घिन की वहाँ पर मौत हो जाती है और डॉन क्रिक उसकी मौत पे दुख मनाने की बजाय उसके ऊपर हंसने लग जाता है और कहता है, कितना बेवकूफ कुत्ता था वो मेरा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना खुद का जान गवा दिया। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। घिन, सांजी और पर्ल ये दोनों बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं और इस तरफ डॉन क्रिक और लूफी की फाइट रह जाती है। इसके बाद ये दोनों अपना फाइट शुरू कर देते हैं। लूफी अपना गम का पावर इस्तेमाल करके डॉन क्रिक पर हमले करता जा रहा था, पर डॉन क्रिक अपने शरीर के ऊपर मेटल से बनी हुई एक शील्ड बिछा लेता है, पर लूफी रुकता नहीं है, उसके कांटे वाले शील्ड पर ही पंच मार देता है और इसका पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो नोकीली कांटे के ऊपर ही इतना तगड़ा वाइब्रेशन बनता है जिससे कि डॉन क्रिक बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि डॉन क्रिक अभी मरा नहीं है और वो फिर से लूफी के ऊपर हमला कर देता है। तेरी मौत मेरी हाथों ही लिखी है बच्चे। लूफी अपना जीभ निकाल के चिढ़ाने लगता है, अच्छा बच्चे तू मुझे हराएगा, आजा आजा। और तभी डॉन क्रिक को रियलाइज होता है कि जो लोग डेविल फ्रूट खाते हैं वो पानी के अंदर नहीं स्विम कर पाते हैं। तभी ये बंदा एक प्लान सोचता है कि इसे पानी के अंदर डुबा के किसी न किसी तरीके से मारा जाए और सही समय देखकर लूफी के ऊपर एक नेट फेंक देता है और लूफी पानी की तरफ गिरने लग जाता है। और एक डेविल फ्रूट यूजर कभी भी तैर नहीं सकता और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पानी होती है। और लूफी उस नेट के अंदर से अपना हाथ और पैर बाहर निकालता है और डॉन क्रिक के ऊपर एक आखिरी हमला करता है और डॉन क्रिक घायल हो जाता है। और डॉन क्रिक को हराने के बाद लूफी पानी के अंदर गिर जाता है और समुद्र के गहराइयों के अंदर जाने लग जाता है, पर सही समय पे आकर सांजी लूफी को बचा लेता है। सांजी इसे जगाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद लूफी को होश आ जाता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने सांजी को देखता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी हेड गायब है। ओ भाई मेरा हेड कहाँ है? अरे यार चिंता मत करो, तुम्हारी हेड इस ड्रॉअर के ऊपर रखी हुई है। सांजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए। तो क्या आप तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो गए? हम साथ मिलकर अपने सारे गोल्स को पूरा करेंगे। और लूफी की ये बात सुनकर सांजी को अपना गोल याद आ जाता है और हमें पहली बार पता चलता है कि सांजी का गोल क्या है। दरअसल सांजी ऑल ब्लू को पाना चाहता है। दरअसल ये ऑल ब्लू ग्रैंड लाइन में पाने जाने वाले सभी सी फूड्स हैं और अगर सांजी को इस दुनिया का नंबर 1 कुक बनना है तो इसे ग्रैंड लाइन में जाकर ऑल ब्लू को पाना ही होगा, जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ और सी फूड पाया जाता है। और सांजी लूफी का क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ लूफी को एक और क्रू मेंबर मिल चुका है। और थोड़ी देर बाद शेफ लूफी, सांजी और सभी के लिए आगे के सफर के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आते हैं। ये वही बुक है जो कि डॉन क्रिक पाना चाहता था। इस बुक में वो सारे राज हैं जिसका यूज करके तुम ग्रैंड लाइन आराम से पार कर सकते हो। नहीं, इसके लिए आपका शुक्रिया, पर मैं अपने आप से मेहनत करके ग्रैंड लाइन पर जाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि मुझे लगा ही था बच्चे, तुम यही जवाब दोगे। मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, तुम एक पायरेट किंग जरूर बनोगे। और इस तरफ सांजी सभी रेस्टोरेंट का चक्कर लगा रहा होता है और बचपन से लेके आज तक का अपनी सारी यादें याद करता है कि उसने कैसे कैसे इस रेस्टोरेंट में अपनी सारी मेमोरीज बिताई है। और इसके बाद सांजी का लूफी के साथ जाने का समय आ चुका है। सांजी अपना कदम आगे बढ़ाता है और उसके आंखों में आंसू होते हैं और जैसे ही सांजी लूफी के बोट के पास आकर खड़ा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सांजी तुम्हें पता है ना जब तुम किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम्हें सर्दी हो जाती है, तो बच्चे अपना ख्याल रखना। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी सांजी। और सांजी पीछे मुड़कर देखता है तो सभी शेफ्स रो रहे होते हैं और ये देखकर सांजी भी रोने लग जाता है और सांजी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और आखिरकार सांजी लूफी के साथ अपने नए सफर पर निकल पड़ता है और सभी शेफ सांजी को गुड बाय करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बाराती आर्क यहीं पर खत्म होती है और बाराती आर्क खत्म होने के बाद हमें एक न्यू क्रू मेंबर मिल चुका है जिसका नाम सांजी है। और अगली वीडियो में हम लोग आरलोंग पार्क को कवर करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग नामी के विलेज कोकोयाशी विलेज को कवर करेंगे। वो बहुत मस्त आर्क होने वाला है तो आप लोग उसे मिस मत करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।